ठीक है सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं साइंस बैच का एमसीक्यू डिस्कशन, है ना। एमसीक्यू जो फॉर्म में आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुका होगा और अब जो है हम लोग बनाते हैं और सभी प्रश्न आप लोगों को तैयार करवा दिया गया है। यहाँ पर केवल जो है बातचीत करेंगे कि आंसर क्या होगा और शॉर्ट फॉर्म में बातचीत करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आप लोग तैयार कर चुके होंगे और नज़दीक है एग्जाम, तो रिवीजन जल्द जल्द हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो बिहार दरोगा के लिए और जो मद्य निषेध आने वाले दिनों में एग्जाम है, सभी को ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रश्न तैयार किया जा रहा है, तो सभी के लिए ये प्रश्न है। चले बातचीत कर ले। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आप लोगों के लिए है और आप लोगों को बनाना है। यहाँ पर केवल आंसर दिया जाएगा और आप लोगों को तैयार करना है कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। जो साथ में हैं जुड़ रहे होंगे तो जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए, ठीक है। और हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि सबको मिलकर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आप लोगों का कमेंट ऑन है, कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करना है कि क्या प्रश्न का आंसर बन रहा है। और आ जाते हैं पहले प्रश्न पर, आते हैं। आप पहले प्रश्न पर बनाते हैं, पहला प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। समय ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न तैयार करते हैं। यदि व्यक्ति को जो है गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों को टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए, मतलब रक्त किसी को चढ़ा दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति ए ग्रुप के हैं, उसको जो है बी ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, व्यक्ति पर असर क्या होगा। तो धमनियां संकुचित हो जाएगी, धमनियों का विस्तारण हो जाता है, या आरबीसी का जो है संश्लेषण हो जाता है, या तितली या लिम्फ नोड्स में विकृत आ जाती है। तो आप लोग पढ़े होंगे, यदि गलत प्रकार का रक्त व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो वह जो है सभी धमनियां क्या हो जाएगी, आपको संकुचित होते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सभी का एंटीजन अलग अलग होता है और एंटीजन जब अलग अलग होता है तो यहां पर जो है ये क्या कर देगी, सभी धमनियों को क्या कर देगी, संकुचित कर देगी। सभी प्रश्न जो है आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछा गया है। यदि ये बात करते हैं तो ये आप लोगों के लिए एसएससी का ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, आपको सभी धमनियां संकुचित होते हुए दिखाई पड़ रही है। आंसर बना रहे हैं आप लोग, साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा, जो भी आंसर होगा साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यदि बन रही है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनेगा तो आप लोग मिलाते जाएंगे और रिवीजन करते जाएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। चलें अगले प्रश्न पर, आंसर बना चुके होंगे, इसका आंसर आपको ए बनेगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हम लोगों के लिए है, आपको क्या नहीं आया सेकंड प्रश्न। चलिए यहाँ पर जो है आज थोड़ा सा आपके लिए पीपीटी अलग फॉर्म में दिया गया है, जिसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आते हैं यहाँ पर, आते हैं, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, सेकंड प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। हीमोफीलिया का संबंध जो है किसके साथ रहता है, ठीक है। यहां पर आपके लिए प्रश्न है कि हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया का संबंध जो है प्रायः किसके साथ रहता है। तो आप लोगों को श्रमिकों के साथ, राज परिवारों के साथ और खनिकों खनिज कह सकते हैं, यहाँ खनिजों के साथ लिखना चाहिए, खनिजों के साथ, ठीक है, खनिज होना चाहिए, खनिजों के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। और खिलाड़ियों के साथ, यह किसके साथ आप लोगों को हीमोफीलिया का संबंध देखने को मिलता है। तो हीमोफीलिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, यह जो होती है यह भी क्या है, एक प्रकार के रक्त संबंधित ये बीमारी होती है। और हीमोफीलिया का संबंध आपको देखने को मिलता है महारानी, और महारानी जो है आपको विक्टोरिया, जो विक्टोरिया को क्या हो जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है वैसे जिसका असर दिखाई पड़ता है आपको पुरुषों पर, लेकिन हीमोफीलिया जो है एक महारानी विक्टोरिया को भी हो जाता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त जो होता है जमता नहीं है ना, जो हम लोगों को कह सकते हैं कि जैसे ही कटता है तो यहाँ पर रक्त क्या हो जाता है,
जमना चाहिए। विटामिन के अनुसार से आपको समझ सकता है कि विटामिन के आपको जमना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है हीमोफीलिया में, यदि थोड़ा सा भी कट जाता है तो रक्तस्राव होते रहता है। शरीर जो है अत्यधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो यह बीमारी जो है किस परिवार से जुड़ा हुआ है, तो राज परिवारों से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज परिवारों से। याद है महारानी कौन सी महारानी, महारानी आपको विक्टोरिया। सर्वप्रथम ये जो ब्रिटेन की एक महारानी हुआ करती थी आपको विक्टोरिया, और उसमें जो है ये बीमारी देखा जाता है। और यह बीमारी विक्टोरिया के साथ साथ जो उनके जो जितने भी सदस्य होते हैं, जितने परिवार होते हैं, उनको भी यह बीमारी देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इस हीमोफीलिया को जो है राज परिवारों का एक कहा जाता है कि राज परिवारों से इस बीमारी का क्या है, संबंध है। तो आंसर आपका बनेगा किसका, तो आंसर बनेगा बी नंबर आंसर बनेगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। सही चल रहे हैं, है ना? बनाइएगा, प्रश्न बनाइएगा, और साथ साथ जो है बातचीत भी करते रहेंगे। यदि किसी प्रकार का कोई परेशानी होगा तो बातचीत भी हम लोग करते रहेंगे। और ये बीमारी क्या होती है, आनुवंशिक बीमारी के अंतर्गत ये बीमारी आती है ना। तो आपको यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए यही लिखा हुआ है कि ये बीमारी जो होती है क्या है, कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है कार्बनिक जैव विकार होता है, चयापचयी विकार होता है, या आनुवंशिक विकार होता है, या हार्मोन का विकार, हार्मोन से संबंधित है ये बीमारी। तो ये जो बीमारी होती है, सेम प्रश्न है उसी जगह से, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है यदि किसी को होता है, यदि माता को, तो वैसे माता जो है वाहक होती है, असर जो है पुरुषों पर दिखाई पड़ता है। लेकिन एक अपवाद आपको देखने को मिल रहा है कहां पर, महारानी विक्टोरिया के घरों में देखने को, घर का नहीं सकते, उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं तो उनमें ये बीमारी होती है। और यहां से जो है राज परिवार के साथ साथ जो है ये क्या होती है, आनुवंशिक होती है। यदि किसी के पिता को है तो उनके जो पुरुष वाले जो बच्चे होंगे, है ना, जो उसका बेटा होगा, उनको भी ये बीमारी होने की संभावना बनी हुई रहती है, लगभग होगा ही। ठीक है, तो ये जो बीमारी होती है क्या होती है, आनुवंशिक होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है लगातार ये चलते रहती है। तो ये बीमारी आपको आनुवंशिक, हीमोफीलिया जो है आनुवंशिक बीमारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिएगा आनुवंशिक के अंतर्गत। यहाँ से ये बायोलॉजी प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको केवल बायोलॉजी ही दिया जा रहा है। कुछ बायोलॉजी रहेगा, कुछ आप लोगों के लिए क्या रहेगा, तीसरा प्रश्न दिए। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर जो है, अरे हीमोफीलिया किसके, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आपके लिए चौथा प्रश्न आ चुका है। चलिए ठीक है, प्रश्न अब समझ में नहीं आ रहा कि नंबर यहाँ पर कहाँ पर जा रहा है ना। तो नंबर ये क्या कहते हैं, आपको स्क्रीनिंग थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कौन सा नंबर है। यदि आपके आगे पीछे होगा तो आप बताइएगा। चलिए यहाँ पर है एक्यू पंक्चर के बारे में है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी टाइपिंग बहुत ज़्यादा है। आप जो भाई साहब बनाए हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गलत कर दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक्यूपंक्चर के बारे में बात करें कि एक्यूपंक्चर का जो सुझाव है, माध्यम जो कह सकते हैं, यहाँ पर दिया गया क्या है प्रश्न की, एक्यूपंक्चर क्या है। तो एक्यूपंक्चर क्या होती है, कौन सी बीमारी से ये संबंधित होती है, इस बीमारी से नहीं दिया है, क्या चीज से, उपचार विधि। चलिए, एक उपचार विधि होती है एक्यूपंक्चर, और एक्यूपंक्चर आपको दिया जा रहा है कि क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि एक्यूपंक्चर क्या है, तो हृदय का एक रोग है, ट्यूब या टायर की सफाई के लिए है, सुइयों के माध्यम से जो है उपचार विधि है, या एक उपज संवर्धन है। ये आसान सा प्रश्न है। एक्यूपंक्चर जो होता है चीन में आपको देखने को मिलता है। इस बीमारी से जो है ज्यादा उपयोग किया जाता है, चीन के क्षेत्र में इस बीमारी का ज्यादा उपयोग किया जाता है। और पौराणिक विधि होती है, पौराणिक विधि, और इसके अंतर्गत जो है शरीर में जो है सुई चुभोई जाती है यदि किसी को कोई बीमारी है। अब ये विधि है, अब चाइना का एक विधि है एक्यूपंक्चर विधि, तो यहाँ से भारत में भी होती है। भारत में भी किसी किसी क्षेत्र में कह सकते हैं कि आपको एक्यूपंक्चर विधि से ये तैयार हो, बीमारी को ठीक किया जाता है, तैयार नहीं कि बीमारी को ठीक किया जाता है। और एक्यूपंक्चर जो है ये सुइयों के माध्यम से ये उपचार विधि है। तो अब याद रखिएगा केवल कि सुइयों के माध्यम से ये उपचार विधि है। आंसर केवल बन रहा है, क्या बन रहा है आपके लिए, इसका बन रहा है सी नंबर बन रहा है, चौथा का। आ जाते हैं पांचवें नंबर प्रश्न पर आते हैं। और पांचवा नंबर प्रश्न जो है आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि आप पांचवा बनाने का प्रयास पर करिएगा, आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल आपके लिए मोबाइल पर देख रहे हैं कि हाँ प्रश्न आप लोगों के लिए सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। आसान सा प्रश्न है, ऐसा कौन सा, आपको क्या लगता है कि कौन सा शरीर का ऐसा है अंग जो कि कभी विश्राम नहीं लेता है, जान रहे हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि कौन सा, मांसपेशी, मांसपेशी तो विश्राम ही अवस्था में रहता है ना, कोई काम नहीं है तो विश्राम ही करेगा। तंत्रिकाएं कि विश्राम करती है, नहीं, बिल्कुल जब काम कुछ नहीं, सोए हुए हैं, ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र जो है विश्राम कर लेती है आराम से। ठीक है, जीभ, जीभ तो आप जब कुछ नहीं काम करिएगा, नहीं बोलिएगा, नहीं खाइएगा, तो जीभ भी विश्राम करेगा, है ना। तो विश्राम मतलब कि आपको ऐसा एक अवस्था देखा जा रहा है कि जो है हर वक्त 24 घंटा, जिस दिन से आप जन्म लिए हैं, जब से भ्रूण अवस्था से और जब तक आप जिंदा हैं,
तब तक जो है आपके लिए वो काम कर, जिस दिन काम करना वो बंद किया, ठीक है, तो समझिएगा जाइएगा कहाँ पहुंच जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को जो है शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है, तो शरीर का वह कौन सा अंग है, तो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलता है हृदय, है ना। तो हृदय जो है आपको भ्रूण अवस्था से ही, जब से आप जन्म होता है, भ्रूण अवस्था में जो बच्चे का जन्म होता है और वहां से जो प्रारंभ होती है, तो लगातार ये जो है धड़कना स्टार्ट करता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर जो बनेगा शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता है, तो इसका सीधा सा आंसर बनेगा कौन सा, तो ये आंसर बन रहा है डी नंबर आंसर बन रहा है, जो कि हृदय होती है, और हृदय जो है कभी विश्राम नहीं लेता है, तो आंसर आपका डी नंबर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चले अगले प्रश्न पर। यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे प्रश्न पर, ऐसा नहीं कि ज्यादा बातचीत करेंगे, केवल यहाँ पर आंसर मिलाएंगे, क्योंकि आप लोगों का यह है रिवीजन क्लास, और रिवीजन क्लास के अंतर्गत समय कम है, तो जल्दी जल्दी जो है हम लोग कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी साइंस से बन रहे हैं सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे। आ जाते हैं हम लोग छठे नंबर प्रश्न पर आते हैं, और छठा नंबर प्रश्न क्या है, हृदय से ही संबंधित है, और हृदय से ही संबंधित है। यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है कि हृदय वंचित है, ठीक है, प्रश्न सही लिखा हुआ है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, हृदय वंचित होता है, और हृदय जो वंचित है ये क्या है, पूछ रहा है कि हृदय जो वंचित है आपको हृदय पेशी है, या अनैच्छिक पेशी है, या ऐच्छिक पेशी है, या चिकनी पेशी है। तो यह जो हृदय क्या होती है आपको किस पेशी के अंतर्गत आती है, तो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आती है। हृदय क्या आती है आपको, ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आती है ना। वंचित यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वंचित होती है, ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत ये नहीं आती। वंचित मतलब क्या है, तो नहीं आता है। हृदय क्या है, हृदय वंचित आपको देखने को मिल रहा है, क्या अनैच्छिक पेशी है, या ऐच्छिक पेशी है, या चिकनी पेशी है आपको अनैच्छिक, लेकिन ये वंचित पूछ रहा है कि वंचित किससे है, हृदय जो है वंचित है, मतलब कि यह जो है आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हृदय जो आपको देखने को मिल रहा है हृदय पेशी या अनैच्छिक पेशी से, या ऐच्छिक पेशी से, या चिकनी पेशी से, तो इसको जो है हम लोग ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऐच्छिक पेशी बनेगा। अनैच्छिक के अंतर्गत आता है हृदय, ठीक है, हृदय क्या है अनैच्छिक के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको हम एक होता है ना जैसे कि मांसपेशी को, तो मांसपेशी को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या हृदय को ऐसा कर सकते हैं कि हाँ कंट्रोलिंग कर सकते हैं, तो हृदय को कंट्रोलिंग हम लोग नहीं करते हैं, तो ये ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। वंचित मतलब क्या होता है कि ये नहीं आना, है ना। यदि केवल रहता कि हृदय है, तो हृदय है तब लगाते हम लोग क्या है अनैच्छिक पेशी आते हैं। यदि वंचित नहीं लगाता तब आते क्या पर, अनैच्छिक पर आते। ये लिखा हुआ है कि हृदय वंचित है, तो वंचित मतलब वंचना है, ठीक है, वंचित मतलब कि वो बचा हुआ है, और वह जो है नहीं आता है, किसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 7वां नंबर प्रश्न है, और 7वां नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आ चुका है 7वां, चलिए ठीक है। थोड़ा सा आज आप लोगों के जो बोर्ड जो है पूरी तरह से नहीं है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, नीतू कुमारी जी, तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आइए बनाते हैं प्रश्न को। ठीक है, आ जाए प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए है, स्क्रीनिंग पे है, और कौन सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, क्या है निम्नलिखित में से कोशिका, चलिए निम्नलिखित में से जो है आपके लिए कौन सी कोशिका जो है प्रतिरक्षा पैदा करती है, प्रतिरक्षी पैदा करती है। प्रतिरक्षा मतलब कि जो है आप लोगों को जो है जीवाणु बैक्टीरिया सभी से बचाने का कार्य करता है। कौन बचाने का कार्य करता है ये बताइए जल्दी से। आपके लिए है इयोसिनोफिल है, उसके बाद क्या कहते हैं इस्नोफिल होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग बहुत ज्यादा गलत किए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है रहने दीजिए, इतना चलेगा। तो आपको जो है इयोसिनोफिलो, ठीक है, स्नोफिलियो होना चाहिए, स्नोफिलियो, चलिए कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। एक केंद्र का आपको जो मोनोसाइट बोलते हैं, तो मोनोसाइट इंग्लिश वाला पढ़िए, ठीक है। मोनोसाइट आपको बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट, हिंदी में आपको इतना हिंदी लिखा हुआ है कि पता नहीं। बायोलॉजी में आपको इंग्लिश वाला याद रहना चाहिए, ज्यादा टर्म जो है आपको इंग्लिश वाला ही ध्यान रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी आपको कोशिका जो है प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो आपको बताना होगा कि मोनोसाइट होगा, बेसोफिल होगा, या लिम्फोसाइट होगा, या आपको इयोसिनोफिल होगा। तो आपको इयोसिनोफिल नहीं होगा, मोनोसाइट भी नहीं होगा, और बेसोफिल से नहीं होगा। क्या आप पढ़े होंगे कि आप लोगों को जो डब्ल्यूबीसी का एक भाग होता है, डब्ल्यूबीसी का आपको कौन सा लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षा पैदा करती है शरीर का जो है, यदि किसी भी रोगों से जो बचाने का कार्य करती है, तो वो कौन सा करती है, तो आपको लिम्फोसाइट ही करती है। तो लिम्फोसाइट ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से
कौन सी आपको कोशिका जो है, कोशिकी प्रतिरक्षा, सीधी सी बात है कि कोशिका के प्रतिरक्षा पैदा करती है, तो ये प्रतिरक्षा पैदा करती है लिम्फोसाइट करती है, जो कि डब्ल्यूबीसी का एक भाग है ना। तो डब्ल्यूबीसी का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसी के द्वारा जो है ये प्रतिरक्षा है ना तैयार करती है। टी कोशिका को ही आप पढ़े होंगे कि बीमारी जो होती है कौन सा, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है किसको क्षतिग्रस्त पर पहुंचाती है, तो लिम्फोसाइट को ही क्षतिग्रस्त पहुंचाती है, क्योंकि ये जो है रोगों से लड़ने का काम करती है। इसी को जो है क्षतिग्रस्त कर देता है कौन सी बीमारी, तो आपको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके वजह से क्या होती है, रोग, व्यक्ति जो है सर्दी खांसी से भी परेशान हो जाता है, वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और ये हर वक्त शरीर में कोई भी बीमारी, ऐसा हो सकता है कि आप जहां पर भी हैं आपको आंखों से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सा बैक्टीरिया है, बहुत सा कवक है, बहुत सा जीवाणु है, जो जीवाणु के अंतर्गत विषाणु है, ठीक है, वायरस है, अटैक करता है। और अटैक करता है शरीर में, यदि प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करता है तो लड़ने का काम कौन करता है, तो लड़ने का काम करता है लिम्फोसाइट, सभी को मार के गिराने का काम करता है। यहाँ पर प्रश्न आसान है, ठीक है, अभी भाग नहीं पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी का क्या क्या भाग है, तो वैसे हम लोग केवल यहाँ पर रखेंगे लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। चले आगे, यहाँ पर रिवीजन है तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, यदि ज्यादा बातचीत करेंगे तो समय ज्यादा जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि कहेंगे कि केवल क्या कहते हैं क्या आंसर करवा रहे हैं, तो आंसर ही केवल यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। 8वां प्रश्न आ चुका होगा, और 8वां जो प्रश्न आया है सामने में, कौन सा सामने में आ चुका है प्रश्न, चलिए ठीक है, आपको है इस बार फिजिक्स से प्रश्न आ गया है कि किस गैस को जो है, किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति होती है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन, किसी गैस में, है ना। चलिए आप लोग अपने में बातचीत कर रहे हैं, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कर सकते हैं बातचीत, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जब अपने में आप बातचीत करिएगा तो यहाँ से नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आप लोग तब खुद बात करिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, बनाने का प्रयास करिए, किसी गैस को जो है द्रव में बदलने के लिए जो है सबसे सरल विधि कौन सी आपको स्थिति होती है। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है कि कम तापमान, उच्च दाब और उच्च तापमान, और क्या है आपको कम दाब, या आप कह सकते हैं कि कम तापमान और कम दाब। उसके बाद चौथा है आपके लिए उच्च तापमान और क्या है आपके लिए उच्च दाब होती है। तो कौन सा होती है, किसी भी गैस को कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है। तो सबसे सरल विधि किसमें, किसी भी गैस को जो है द्रव में बदलने के लिए, तो द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि क्या होती है, कम। आप कैसे द्रव में बदलिएगा किसी भी गैस को, तो सबसे क्या होनी चाहिए, आप क्या है कि आपको गैस को बदलना है ना, देख लेते हैं, गैस को बदलना है, गैस को जो है द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति होनी चाहिए। तो द्रव को जो है गैस में बदलना है, तो द्रव को गैस में बदलने के लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए अभी का मौसम देखने को मिल रहा है, कुहासा आपको देखने को मिल रहा है, तापमान क्या है, ज्यादा या कम है, अब बताइए तापमान क्या है। तापमान अभी क्या है, कम। बाहर का तापमान क्या देखने को मिलता है, कम तापमान देखने को मिलता है। स्वाभाविक बात है कि कम तापमान है अभी वर्तमान में। और आपको जो है सुबह जब जगते होंगे तो आप जहां पर भी यदि बाहर का देखिएगा तो आपको क्या है कि पूरी तरह से पानी पानी देखने को मिल रहा है ना, मतलब कि जो आप किसी भी चीज को स्पर्श करते होंगे, टच करते होंगे, तो उस पर लगता होगा कि ये पानी का कहीं ना कहीं ये बूंदे कहाँ से आ चुकी है। हो सकता है कि कोई पेड़ पौधा टच करिए या कोई वस्तु आप बाहर में छोड़ रखे हैं, तो वह देखने को मिलेगा क्या आपको, उस पर कहीं ना कहीं पानी का आपको एक छोटा सा धीरे धीरे जो है लेयर देखने को मिल रहा है, छोटी छोटी बूंदे देखने को मिल रहा है। तो छोटी छोटी जो बूंदे हैं, इसका मतलब क्या है, गैस किस अवस्था में बदल चुका है। जो वायुमंडल में आपको गैस अवस्था में ये जो था कौन सा H2O था, ये जो है आपको किस अवस्था में बदल चुका है, द्रव अवस्था में बदल चुका है। तो ये द्रव अवस्था में, तो तापमान क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और दाब क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी गैस को जो है तापमान उच्च दाब पर जो है द्रव अवस्था में बदला जा सकता है ना। तापमान क्या रहने चाहिए, तापमान कम होनी चाहिए, और दाब क्या होनी चाहिए, उच्चतम होनी चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, तो आंसर आपका बन जाएगा, आपका ए नंबर ही आंसर बन रहा है ना, कम तापमान और उच्चतम दाब बनेगा। चले अगले प्रश्न पर, सीधा यहाँ पर प्रश्न केवल बातचीत कर रहे हैं, और यदि आप आंसर देना चाहते हैं तो आंसर दे सकते हैं, कि साथ साथ यदि बनाने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप साथ साथ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए यदि आप लेते हैं, आप समय देते हैं आपको, ठीक है, और समय के साथ साथ जो है आप बनाने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि समय नहीं दे रहे हैं और लगातार प्रश्न पर आ रहे हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के साथ साथ जो है आपका जवाब भी देने का प्रयास रहेगा। चलिए आ जाए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए
9 नंबर का प्रश्न है और स्क्रीनिंग पर आपके लिए ये प्रश्न आ रहा है, जल्द से ही आ रहा है स्क्रीनिंग पे, ठीक है। कहाँ चला गया प्रश्न? चलिए चलिए, कितने नंबर का? 9 नंबर का प्रश्न है। तो 9 नंबर का प्रश्न जो है आप लोगों के लिए ये रहा, और आ चुका होगा ये प्रश्न। तो आ चुका है, तो क्या आ चुका है? जब दाब बढ़ जाता है, तो जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होना चाहिए? तो जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक, क्वथनांक आप समझ में आ रहा है? क्वथनांक क्या होती है? जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट होनी चाहिए एकदम 100 डिग्री पर चले जाना चाहिए, तो उसी को क्वथनांक बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपको जब दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक बिंदु क्या होती है, बढ़ता है या घटता है या क्या होती है? तो सीधी सी बात है, स्थिर ताप पर जिस कह सकते हैं कि वह जो आपको जो ताप होती है स्थिर ताप पर क्वथन होती है और क्वथनांक कहलाता है, और दाब बढ़ने पर ये क्या होती है? जल का क्वथनांक को क्या कर देता है? बढ़ाने का कार्य करता है ना। यही प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक क्या होता है? स्थिर ताप पर जो होती है वो क्वथनांक होता है स्थिर तापमान पर, है ना। स्थिर तापमान पर जो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, और जैसे ही आप दाब बढ़ाइएगा, दाब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सीधा सा बात है, दाब बढ़ेगा, क्वथनांक बिंदु भी क्या होगा? बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोनों बढ़ता हुआ आपको चलता है, रिलेशन चलता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? डी नंबर आंसर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत? कमेंट कर सकते हैं बाबू। यदि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके पास यदि आप नए हैं इस चैनल पर, तो नए चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रतिदिन जो है यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। साइंस अभी मिल रही है, आपको मैथ मिलती है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको आर्ट्स और लूसेंट अन्य पेपर जो है यहाँ पर तैयार करवाया जाता है। पूरी तरह से आपको जीएस पेपर के साथ साथ जो है मैथ भी आपको बिहार दरोगा के जितने भी कह सकते हैं कि पूछे जाते हैं सभी आपको तैयार करवाए जाते हैं, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, नंबर है आप लोगों के लिए है कौन सा? 10वां नंबर है। और 10वां नंबर क्या बोल रहा है आज ये देख लेते हैं। 10वां नंबर के लिए प्रश्न क्या है? 10वां नंबर है आप लोगों के लिए, ये रहा आपके लिए 10वां नंबर प्रश्न। और 10वां नंबर है कि जल में कठोरता, जल में जो कठोरता होती है किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में आपको कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो आपके लिए ऑप्शन है कैल्शियम, आपको सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम आपके लिए है मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कार्बोनेट, अब कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट है, और कैल्शियम तथा सोडियम कार्बोनेट। तो किसके मान के चलिए आपको लग रहा है कि कैसा ऐसा कौन सा आंसर होना चाहिए? तो जल में जो कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में जो कठोरता उपस्थिति आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के मिक्सअप की वजह से आती है। तो कौन सा आंसर आपको देखने को मिल रहा है? तो आंसर यहाँ पर जो बन रहा है जल में कठोरता, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट, ठीक है। ये आंसर आपके लिए बिल्कुल उचित है कि जल में जो कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है, तो किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो आपको ये कौन सा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड तथा सल्फेट के आपको वजह से जो है आपको कठोरता, जल में कठोरता देखने को मिलती है। चले, सही है, बना रहे हैं प्रश्न आप लोग। चलिए, आ जाते हैं अगले, अरे कहाँ प्रश्न चला गया? 5वां नंबर पर, 11वां नंबर प्रश्न आएगा। चलिए ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा कठिन कठिन है ना, तो कठिन प्रश्न जो है यही परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। आसान प्रश्न तो आप लोगों को बनता ही है, ठीक ना। तो कठिन प्रश्न यहाँ पर इस वजह से आपको तैयार करवा रहे हैं क्योंकि प्रश्न जो है कठिन ही नहीं बनता है ना, आसान प्रश्न तो आप लोगों के लिए आसान आसान है कि बन ही जाता है, ठीक है। जो प्रश्न नहीं बन पाता है तो वह है कि कठिन प्रश्न बनाने में आप लोगों को परेशानी होती है। तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसी के लिए जो है यहाँ पर ये तैयार करवाया जा रहा है और रिवीजन करवाया जा रहा है। सभी प्रश्न आप लोगों को करवाया गया है, क्लासरूम में सभी प्रश्न करवाया गया है, आप लोगों का टेस्ट लिया गया है, और टेस्ट के साथ साथ जो है आप लोगों को लूसेंट जब पढ़ाया जाता है और फाउंडेशन जो पढ़ाया जाता है उसमें पूरी तरह से ये सभी प्रश्न आप लोगों को करवा दिया गया। और आज आते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि जल के जो है BOD का मान जो है बदलते हैं कार्बनिक कचरे की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त आपको ऑक्सीजन की मात्रा, या जैव रासायनिक आपका चयन के लिए प्रयुक्त आपको ऑक्सीजन की मात्रा, और जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आपको प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो ओजोन का तो लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, है ना।
तो ओजोन का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आंसर यहाँ पर देख लेते हैं कि जल का जो बीओडी मान आपको देखने को मिल रहा है, बीओडी, ठीक है। तो जल में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो आपको देखने को मिल रहा है ना, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए जो है प्रयुक्त आपको ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर जो होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा को जांच किया जाता है कि पानी में जो है ऑक्सीजन का लेवल क्या है। ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे पानी की मात्रा, आप देखे होंगे कि मछली सब, आप कभी गए होंगे पटना के यदि मुसल्लापुर हाट या आपके आसपास में कहीं पर भी मछली बिकती होगी, तो आप देखते होंगे एक कंटेनर में उसको मछली को रखा जाता है, और मछली को जो रखा जाता है उसमें एक छोटा सा यंत्र लगा दिया जाता है जो कि पानी को रोटेट बार बार करते रहता है, और पानी को जब रोटेट करता रहता है तो उसमें ऑक्सीजन की लेवल को क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है। और जब मेंटेन करके रखता है तो ऑक्सीजन, मछलियाँ क्या होती है, मरती नहीं है, जो भी मछली उसमें आपको देखने को मौजूद रहती है। लेकिन कभी कभी आप ऐसा भी तालाब देखे होंगे कि जिसमें जो है जल तो है तालाब में, लेकिन उसमें एकदम पूरी तरह से शैवाल भरा हुआ है। शैवाल कहने का अर्थ है पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा उस पर जो एक हरियाली परत देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है, पूरी तरह से शैवाल है। और जैसे ही यदि शैवाल उसके आसपास में आती है, इसका मतलब क्या है कि पानी में जो है आपको ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है ना। तो बीओडी माप किया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, और जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए जो है आपको ऑक्सीजन की मात्रा जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीकरण के लिए, है ना, ऑक्सीकरण के लिए। तो क्या आपको ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त होती है, तो जैव रासायनिक आपको ऑक्सीकरण, है ना। तो आंसर आपका क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो जैव ऑक्सीकरण प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। तो बीओडी जो मान बताते हैं, क्या बताते हैं, जैव रासायनिक के लिए ऑक्सीकरण प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बताते हैं कि क्या उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। बीओडी सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये सभी आप लोग जानते होंगे। नहीं जान रहे हैं तो आपको फिर से फाउंडेशन पढ़ने की आवश्यकता है। तो आ जाते हैं अगले प्रश्न पर कि 12 नंबर प्रश्न। पढ़े होंगे तो जरूर, कहीं भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा है, कहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है। आप हैदराबाद पढ़े होंगे, दिल्ली पढ़े होंगे, सिकंदराबाद कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, सभी जगह आपको ये पढ़ाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं कि अल्कोहल जो है जल मिश्रण को जो है, जल को क्या कर रहा है, अलग किया जा सकता है। तो अलग जो हम लोग करते हैं किस विधि से करते हैं, निस्तारण विधि से करते हैं, या किस विधि से करते हैं, आश्वन विधि से करते हैं, या वाष्पन विधि से करते हैं, या ऊर्ध्वपातन के द्वारा। क्या ऊर्ध्वपातन के द्वारा आप लोग पढ़े होंगे कपूर के बारे में, खास करके ये जो है प्रश्न बार बार पूछा था, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होती है, ठोस सीधे किस में बदलते हुए दिखाई पड़ता है, तो ठोस जो है सीधे आपको गैस में बदलते हुए दिखाई पड़ता है, इसी को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है ना। ये तो आप लोग जानकारी होगी कि आपको ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, जो सीधे से आपको देखने को मिलता है, ठोस जो है किसमें, ठोस सीधे बदल रही है किसमें, गैस में, है ना, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सीधे गैस में। और इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या होता है, कपूर होता है। और कपूर आप लोग जलाते हैं और ठोस अवस्था में रहती है, वो द्रव में नहीं जाता है, सीधे गैस अवस्था में बदलता है। तो ये आंसर आपका तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद निस्तारण विधि, और निस्तारण विधि भी नहीं होगी। और वाष्पन समझ रहे हैं, जल जो है किस विधि से आपको द्रव से जो है गैस में बदल रहा है। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि अल्कोहल को जो है, जल मिश्रण को जो है क्या करना है, जल से अलग किया जा सकता है। तो ये जो विधि तैयार होती है, इस विधि को कहा जाता है आसवन विधि कहा जाता है। किस विधि के द्वारा, तो आपको जो है आसवन विधि के द्वारा अल्कोहल और जल को जो है अलग कर सकते हैं। किस विधि से, तो आसवन विधि के द्वारा। तो आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा आसवन विधि द्वारा बनेगा, ठीक है। सभी पर बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत सभी पर करेंगे तो आप लोगों का समय ज्यादा जाता है, और आप लोग समय ज्यादा देना चाहते नहीं है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के 13 नंबर का प्रश्न है। तो 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है 13 नंबर का प्रश्न। तो 13 नंबर का प्रश्न आप लोगों के आ चुका है, और आया है क्या आप लोगों के लिए, किस से है, आपको केमिस्ट्री से है। चलिए, पानी से जो है लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। अब देखिए, आसान आसान प्रश्न है, और आसान आसान जब प्रश्न है तो आपको धीरे धीरे यहां पर तैयार करना है कि आपको पानी से क्या करना है, आपको मैग्नीज, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से आपको हटाए जा सकता है। यही प्रश्न है कि आपको पानी से जो है लोहा और मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आंसर दे रहे हैं आदित्य कुमार आंसर। लेकिन आप बाबू किसका आंसर दे रहे हैं, आदित्य कुमार जी जो आंसर दे रहे हैं। और राजा कुमार गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आप थोड़ा सा लेट से जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो आते हैं, बनाने का प्रयास करिएगा बॉस, ठीक है। सभी जो आप जुड़ रहे हैं तो बनाने का नंबर के साथ आप बनाए। आप नंबर हमको नहीं समझ में आ रहा है ना कि आप आंसर ए बी सी जो करेंगे तो इसमें पता नहीं चलेगा। आप ये लिखेंगे कि हाँ तेरे का बी हो रहा है, या तेरे का सी लग रहा है, या तेरे का डी लग रहा है, या तेरे का ए लग रहा है, तो थोड़ा सा सही होगा। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप बताने का प्रयास करिएगा आदित्य जी, यदि है आप
जुड़े हुए साथ में, तो आप आंसर दीजिएगा। आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बी दे रहे हैं, ए रहे हैं, कैसे समझेंगे कि आपको किसका आंसर आप अभी तक दे रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, तो ये आप आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि पानी से लोहा और मैग्नीज किस प्रक्रिया से आप हटाए जा सकते हैं। सर आपको बिल्कुल पढ़ाए होंगे। और ये जो विधि होती है क्या होती है, कौन सी विधि होती है? तो ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। पानी से यदि आप 13 नंबर पर हैं तो बिल्कुल ठीक है, 13 नंबर पर चल रहे हैं, तो 13 नंबर पर यदि चल रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि पानी से जो लोहा और मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाई जाती है, तो ये क्लोरीनीकरण की विधि से हटाई जाती है। किस विधि से हटाई जाती है? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्लोरीनीकरण के विधि से जो है ये हटाई जाती है। चले अगले प्रश्न पर। और अगला जो आप लोगों के लिए 14 नंबर का प्रश्न आ रहा है, और 14 नंबर का जो प्रश्न है ले लेते हैं स्क्रीनिंग पर, और स्क्रीनिंग पर जो प्रश्न है आप आंसर इसका बताने का प्रयास करिएगा। क्या लिखा हुआ? ठीक, अरे ठीक, हाँ ठीक है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है कटोरे में रखे बर्फ और पानी में जो क्या परिवर्तन आएंगे। तो परिवर्तन आप लोगों को देखने का, ठीक आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है कटोरे में रखे जो बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे। तो पहला ऑप्शन आपके लिए है कि सारी बर्फ जो है पिघल जाएगी, दूसरा ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए है कि सारा पानी बर्फ बन जाएगा, और तीसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन है कि थोड़ी सी बर्फ जो है पिघल जाएगी। प्रश्न को आसानी से पढ़ेंगे और पहले धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर दीजिएगा। 13 का भी, चलिए हम आ जाते हैं, तो 13 का बिल्कुल सही, ठीक ठीक था आदित्य जी। और आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं, और 14 नंबर का प्रश्न का आप देने का प्रयास करिएगा। आंसर क्या होगा कि ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है कटोरे में रखे बर्फ जो है पानी जो है क्या परिवर्तन आएगा। आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 0 डिग्री, और 0 डिग्री समझ सकते हैं कि एकदम तापमान नीचे जा रहा है, तो ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है कटोरे में रखे बर्फ, क्या है, रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे। सारी बर्फ में पिघल जाएगी, या सारा पानी जो है बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ जो है पिघल जाएगी, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। तो क्या आपको आंसर लग रहा है? देखिए डिग्री 0 से जैसे ही हम लोग नीचे की ओर आते हैं, तो नीचे से जैसे ही आएंगे तो क्या होगा, तो स्वाभाविक बात है कि आपको 0 डिग्री पर ही देखने को मिलता है पानी तरल अवस्था, और किसमें, ठोस, यहाँ पर जो है ठोस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि तरल अवस्था में जो है बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। दोनों एक ही फॉर्म में दिखाई पड़ता है, लेकिन ठीक 0 से नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो द्रव अवस्था में है या तरल अवस्था में, ये धीरे धीरे किस अवस्था में बदलेगा, ठोस अवस्था में बदलेगा। तो आंसर आपका, चलिए 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 चलिए, आंसर 14 का बी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही है, सारा पानी जो है बर्फ बन जाएगा। आप प्रश्न तैयार किए होंगे, ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा होगा कि आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा गया ये प्रश्न है, और ये बिल्कुल सही होगा। जैसे ठीक 0 से नीचे आएंगे तो सारा पानी जो है किसमें बदल जाएगा, तो ये आंसर होगा बर्फ में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा, तो आपको पानी बर्फ में बन जाएगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए 15 नंबर का प्रश्न है, और 15 नंबर का प्रश्न आप बनाने का कोशिश कीजिए। आपके लिए स्क्रीनिंग पर रहा है ये प्रश्न, और ये प्रश्न है तो आप बनाने का प्रयास करिए। क्या है प्रश्न आप लोगों के लिए, चलिए आपके लिए है 0 डिग्री सी बल्ब है, ठीक है, आपको 0 डिग्री सी पर जो है जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली, आपको हट जाते हैं स्क्रीनिंग से, आप बनाने का प्रयास करेंगे। जब इस प्रणाली पर आपको दाब जो है प्रयुक्त किया जाता है, क्या होगा, पहला ऑप्शन है जल वाष्प में बदल जाएगा, या आपको लग रहा है कि बर्फ जो है अधिक मात्रा में बनती है, या सी नंबर लग रहा है कि बर्फ का जो है अधिक भाग जो है जल बन जाता है, या आपको लग रहा है कि कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहां पर आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे कि आपको 0 डिग्री सी पर जल जो है बर्फ का क्रिस्टल अवस्था में जो होते हैं। क्या प्रश्न पूरा नहीं आ रहा है स्क्रीनिंग पर? और जब, क्या कर दिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब है ना, जब जो है आपको इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तो 0 डिग्री से, प्रश्न को धीरे धीरे पढ़िएगा और आसानी से बनाने का प्रयास करेगा। यदि बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आंसर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 0 डिग्री सी पर जो है जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं, और जब जो है इस प्रणाली पर दाब जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन है। जल वाष्प में बदल जाता है, जल वाष्प में बदल जाएगा, या बर्फ अधिक मात्रा में बनती है, या बर्फ लग रहा है कि अधिक मात्रा में बनेगी, या बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, या कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर जो है 0 डिग्री सी पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होता है। बिल्कुल अभी जस्ट बात की कि दोनों जो आपको यहाँ पर दोनों दाब अवस्था में देखने को मिलता है, और उसके बाद प्रणाली दाब पर जो प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर जो है कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होते हुए दिखाई पड़ेगा। दे रहे हैं आंसर, दे रहे हैं 15 का, आप क्या दे रहे हैं आंसर, 15 का आंसर आप दे रहे हैं कि कोई बर्फ जो है अधिक भाग जल बन जाता है, बर्फ का अधिक भाग जो है क्या बन जाएगा, जल बन जाता है। तो नहीं 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 नहीं, ये आंसर आपका नहीं होगा। आंसर जो होगा आपका क्या होगा, यहां पर जो है क्रिस्टल अवस्था में रहता है, और यहां पर जब
दाब डाला जाता है तो यहाँ पर 0 डिग्री से पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। तो 0 डिग्री पर अभी तो जस्ट बात की कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। 0 डिग्री से ऊपर नीचे जाएंगे तो परिवर्तन होगा, लेकिन 0 डिग्री पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, तो कोई प्रभावी परिवर्तन आपको नहीं होते हुए दिखाई पड़ेगा। आंसर आप सुधार करेंगे। आंसर आप दे रहे थे, कौन सा दे रहे थे आदित्य कुमार जी, थोड़ा सा आंसर को सुधार करिएगा। राजकुमार जी गुड क्लास। तो चलिए, आपको अच्छा लगा है, पसंद लगा तो चैनल को भी लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर देना है, ठीक ना। चले आगे। यदि आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आंसर आपका बन चुका होगा। आपका जो आंसर बन रहा है 15 का, आपको डी नंबर बन रहा है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 16 नंबर का प्रश्न है। और 16 नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न है ज्यादा और समय है कम, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोगों को बात करना होगा। और आपके लिए प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है? संलयन अभिक्रिया। आसान सा प्रश्न है, ये तो बचपन वाला प्रश्न है कि आपको सौर ऊर्जा का जो कारण बनता है, सौर ऊर्जा जो ज्वाला एक तरह से जो आपके पास जो रोशनी उत्पन्न होकर पृथ्वी तक आ रही है, तो ये किस अवस्था में, सूर्य में आखिर ऐसा क्या घटनाएं घट रही है जो आपको इतना गर्मी पैदा। अभी तो गर्मी थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि सूर्य अभी जो है आपसे थोड़ा सा नाराज कह सकते हैं, या दूरी आपसे भाग गया है ना। तो सूर्य अभी जो है मकर रेखा के आसपास, मकर रेखा सब चल दिया, प्रारंभ हो चुका है। 22 दिसंबर से आप समझ रहे हैं, 22 दिसंबर से धीरे धीरे आपके तरफ आना चल चुका है। सूर्य किधर आने के लिए? आपको कर्क रेखा की ओर आएगा, ठीक है। तो कर्क रेखा की ओर तो आएगा जून के आसपास। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे क्या कि सूर्य जो हम लोगों से दूर है, तो थोड़ा सा रोशनी, भारत की बात कर रहा है, तो भारत क्या है, यहाँ पर तिरछी रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको पूरी तरह से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है ना। तिरछी रोशनी पड़ रही है, तो इस वजह से आपको कह सकते हैं कि गर्मी कम, अभी ठंडा का यहाँ पर आपको तापमान देखने को मिल रहा है। और ये जो है, जब आप कह सकते हैं कि जून का मौसम देखिएगा, तो यहाँ पर तापमान आपको एकदम चरम सीमा पर रहती है। तो ऐसा क्या हो रहा है सूर्य में जो आपको गर्मी पैदा करती है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का जो कारण हो रही है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा का पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का जो कारण है, संलयन अभिक्रिया है, या विखंडन अभिक्रिया है, या दहन अभिक्रिया है, या रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत पहले व्यक्ति के द्वारा पढ़ाया जाता था कि दहन अभिक्रिया, लेकिन अब वर्तमान में जो है दहन नहीं होता है। क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि सौर में जो है किस कारण से आपको देखने को मिलता है, यहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सा अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो आंसर क्या बनेगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बनेगा। सूर्य में जो आपको सौर ऊर्जा का जो कारण होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन, है ना। आंसर बनेगा नाभिकीय संलयन। आंसर बिल्कुल आसान सा आंसर है। आजा, अगर आपके लिए प्रश्न नंबर है 17 नंबर प्रश्न। और 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आते हैं, देखते हैं, मिलाने का प्रयास करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। कि नंबर है आप लोगों के लिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जो जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? आपके लिए है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया में जो जारी रखने के लिए किस कण की आपको जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो क्या पढ़े हैं आप लोग ये प्रश्न? ये बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लास में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया? जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। जितने भी आपको प्रश्न तैयार करवा रहे हैं, सभी प्रश्न जो है आप लोगों को क्लासरूम में आपको बताया जाता है, और अच्छे से आप पढ़े होंगे, ठीक है, जरूर पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर आइए, आंसर बनाने के यूरेनियम का विखंडन जो है सतत प्रक्रिया जो आपको जारी रखने के लिए किस कण के आंसर दे रहे हैं? आदित्य कुमार जी 16 का, 16 पर ही है। चलिए 16 का तो आपको बता चुके आप 16 का, ठीक है। चलिए नाभिकीय संलयन आप बिल्कुल सही है। आ जाइए 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं, और 17 नंबर का प्रश्न आप बनाने का प्रयास करिएगा, कौन सा आपको आंसर लग रहा है, ठीक है। जो आंसर देंगे तो नाम तो बिल्कुल लेंगे, ठीक है। नाम यदि आप आंसर देते हैं तो नाम चलता रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा। आपके लिए स्क्रीनिंग पर है, आपको 17 नंबर का प्रश्न है। और 17 नंबर का जो प्रश्न है, थोड़ा सा क्या वीडियो रुक रही है? अरे क्या हो गया वीडियो को? चलिए थोड़ा सा वीडियो के लिए आपको देख दे क्या हो रहा है। चलिए 17 का आप बी नंबर आंसर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, वीडियो ठीक है, बिल्कुल आवाज और वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है, कि किसी प्रकार का कोई परेशानी आपके लिए नहीं आ रहा है ना। 17 का आप क्या दे रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आज ये बात करते हैं, क्या बात करें, यूरेनियम के विखंडन की सतत आपको प्रक्रिया जारी रखने के लिए जो किस कण की आपको जरूरत होती है? तो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े होंगे बाबू, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे आप? न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। और न्यूट्रॉन को जो है, ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा आंसर? तो ये न्यूट्रॉन होगा, है ना। आंसर क्या बनेगा? यूरेनियम विखंडन के लिए सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए किस कण की आपको जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की नहीं, न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? तो आप यूरेनियम आपको 235 पढ़े होंगे, और 235 में जो बमबारी की जाती है, और यहां पर जो है नाभिक जो है दो समान भागों में आपको टूटता हुआ दिखाई पड़ता है, और इस प्रक्रिया में जो है 3 न्यूट्रॉन
निकलते हैं। कितना निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। आप पढ़े होंगे जो यूरेनियम आपको 235 होती है, और यूरेनियम जैसे ही 235 होती है तो आपको जब ये गलत हुआ है तो आपके लिए बता देते हैं कि यूरेनियम 235 पर बमबारी की जाती है तो आपको यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन बनता हुआ दिखाई पड़ता है, और 3 न्यूट्रॉन जो विमोचित होती है यहाँ पर तोड़कर जो है ऊर्जा और न्यूट्रॉन विमोचित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? न्यूट्रॉन, यहाँ पर यूरेनियम विखंडन की जो आपको यूरेनियम कौन सा? यूरेनियम आपको 235 है ना, ये आप जानते होंगे कि यूरेनियम 235, और इस पे जो है बार बार बमबारी करने से क्या होती है? आपको 3 न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 3 न्यूट्रॉन आपको निकलते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो आंसर आपका न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आंसर आपके लिए है न्यूट्रॉन। आ जाते हैं आपके लिए 18 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न सुधार करिएंगे, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न, और 18 नंबर का प्रश्न क्या है? आइए मिलाने का प्रयास करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। भारी मोटर वाहनों के लिए डीज, अब क्या प्रश्न आपका कट रहा है? चलिए, प्रश्न जब कट रहा है तो इसको जो है थोड़ा सा प्रश्न को हम ऐसे कर देते हैं। चलिए, अब तो ठीक है। स्क्रीनिंग पर आपके लिए, चलिए, अरे क्या हो रहा है? 3-4 स्क्रीनिंग आपके लिए आगे पीछे देखना पड़ता है कि किस स्क्रीनिंग पर क्या चल रहा है ना। चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सही है, प्रश्न बना रहे हैं आप लोग? फास्ट सर, फास्ट बनाए, ठीक है। फास्ट बनाएंगे तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। फास्ट बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं, फास्ट आ जाते हैं। भारी मोटर वाहनों के लिए जो है डीजल तेल और चलिए अधिक पसंद किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या होता है? आपको सस्ता होता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें आपको ईंधन की बचत होती है। आ जाते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। अब आपको लग रहा है तो हम जल्दी जल्दी बात करते हैं। भारी मोटर वाहनों के लिए जो है डीजल अधिक आपको पसंद किया जाता है। क्यों अधिक पसंद करते हैं? डीजल है ना, जो पेट्रोल से भी कह सकते हैं कि आपको डीजल जो है आपको अधिक, भारी मोटर वाहन जो ट्रक सब देखते होंगे तो ट्रक में क्या है? आपको डीजल पर अधिक आपको देखने को मिलता है, ये चलती है, ये सस्ता होता है इस वजह से, या इंजन को जो है कम नुकसान पहुंचाता है इस वजह से, या उसमें अधिक क्षमता होती है उससे ईंधन की बचत होती है। तो आंसर बिल्कुल यही बनेगा, आपको उसमें जो है अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों का कहना है कि जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी ही आते हैं। आपको प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, और 19 नंबर प्रश्न जो है आपके लिए स्क्रीनिंग पर है और आप बनाएंगे। थोड़ा सा आपको तो समय देना पड़ेगा, यदि आप समय नहीं लेते हैं तो कैसे बनाइएगा फिर प्रश्न, है ना। यहां पर जो है आपके लिए क्या है कि विकास के क्षेत्र में जो है आपको अग्रणी उद्योग यथा इलेक्ट्रॉन और जैव, फिर से प्रश्न कट रहा है, ये मुश्किल थोड़ा सा पैदा कर रहा है। ठीक है, आपको जैव प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से क्या आपको कहा जाता है? विकास के क्षेत्र में जो है अग्रणी उद्योग तथा यथा लिखा, चलिए यथा लिख सकते हैं। आपको अग्रणी उद्योग यथा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको जैव प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपको लग रहा है सन लाइट उद्योग कहा जाता है, या आपको स्टार ट्रक, क्या लिखा है? स्टार, हिंदी में ऐसा ऐसा लिख देता है सब। अरे स्टार स्ट्रक उद्योग, ठीक है, स्टार स्ट्रक उद्योग, ठीक है लिखा हुआ। सन आपको शाइन उद्योग, उसके बाद क्या कहते हैं? आपको सनराइज उद्योग। तो ये जो विकास के क्षेत्र में यदि अग्रणी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक जैव प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है, इसको सनराइज उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसर इसका क्या बनेगा? सनराइज आपको उद्योग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या? अरे क्या हो गया बाबू, ठीक है, यहां पर जो है सनराइज उद्योग होगा। क्या होगा आंसर? यहां पर सनराइज उद्योग होगा। चले अगले प्रश्न पर। एक तो आज पीडीएफ थोड़ा सा दुखदाई दे रहा है, ठीक है, कि सही फॉर्म में चल नहीं रहा है। आपको लेते हैं, आपको 19वां, आपको 20वां नंबर प्रश्न ले लेते हैं कि 20वां नंबर आपको क्या कह रहा है। तो 20वां नंबर जो आपके लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? आपको नाइट्रो डाइलूलाइन। चलिए टीएनटी के बारे में आते हैं। तो टीएनटी के बारे में आपको डायरेक्ट बात करें कि टीएनटी का विस्फोटक आपको निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है? तो अमोनियम आपको क्लोराइड, या अमोनियम आपको नाइट्रेट, या अमोनियम सल्फेट, या अमोनियम नाइट्रेट। तो आपके लिए ऑप्शन 19 का आप डी 19 का, चलिए 19 पे ही आप अभी प्रश्न पर हैं। तो आइए थोड़ा सा आप भी तब जल्दी जल्दी बनाइएगा तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे, है ना। यहां पर देख लेते हैं, आपके लिए प्रश्न है कि आपको ट्राई नाइट्रो क्या है? विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से आपको किसके मिश्रण के द्वारा किया जाता है? तो ये जो आंसर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अमोनियम आपको नाइट्रेट के द्वारा। क्या चीज होगा आंसर? तो अमोनियम आपको नाइट्रेट होगा, है ना। चलें अगले प्रश्न पर। 20 नंबर, आपको 21 नंबर आ जाते हैं कि 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहे थे क्योंकि आप लोगों का जो है बनाने का थोड़ा सा समय दिया जाए। यदि आप लोगों को लग रहा है कि जल्दी जल्दी चलना है तो जल्दी जल्दी चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है
जो पानी और अधिक प्रदूषित करती है। पानी को अधिक प्रदूषित निम्नलिखित में से कौन सी वह धातु है जो कि आपको पानी को अधिक प्रदूषित करते हैं? आर्सेनिक या सीसा या पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो पानी को आप देखे होंगे कि जहां जहां पर भी है पानी जो अधिक प्रदूषित की मात्रा आपको देखने को मिलता है, किस मात्रा से अधिक प्रदूषित? तो आर्सेनिक की मात्रा से। आर्सेनिक, इसका क्या बनेगा? आर्सेनिक। आंसर क्या बनेगा? आपको आर्सेनिक। और आर्सेनिक की मात्रा जो है सर्वाधिक आपको पास। जहां जहां आप गंगा का किनारा देख रहे हैं तो गंगा के किनारे के आसपास में जो है आपको पानी में क्या आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। और आर्सेनिक की मात्रा जो है अधिक पानी को क्या करते हुए दिखाई पड़ती है? प्रदूषित करते हुए दिखाई पड़ती है। ठीक है, चले आंसर चले। 21 का आप ए दे रहे हैं, 21 का बिल्कुल आपको 21 का आपको आंसर ए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट प्रश्न आपको कर देते हैं 22 नंबर का प्रश्न। चलिए 22 नंबर का प्रश्न आते हैं। और 22 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीनिंग पर ये रहा। और इसका आप प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करिएगा। पेयजल में जो आपको कॉपर और का अधिकतम जो अनुमत आपको सांद्रण mg प्रति आपको जो लीटर में देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है? तो इसका आपको पेयजल में जो है आपको कॉपर का अधिकतम जो है जो अनुमान देखने को मिलता है सांद्रण का कितना देखने को मिलता है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। 22 का आंसर आपको 22 का ही प्रश्न है, तो 22 का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या बन रहा है। चलिए बीच बीच में जो है आपको नाम भी देखना पड़ेगा। भारत कुमार जी लिख रहे हैं। चलिए 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 ठीक है, भारत कुमार लिख रहे हैं। तो और आंसर आप नंबर दे के बताइएगा कि नंबर कौन सा हो रहा है। ठीक है, 21 का बी। अभी 21 पे ही बाबू। चलिए 22 पर आइए। ठीक है, 22 पे आइए, जल्दी से नंबर 22 पर आइए। और पेयजल में जो आपको देखने को मिल रहा है कॉपर जो है अधिक अनुमान जो आपको सांद्रण देखने को मिलता है 2.0 देखने को मिलता है ना। तो ये आपको 2.0 इसका आंसर आता है। तो आंसर आप रखेंगे याद, आपको पेयजल में जो है किसकी आपको कॉपर का जो अधिकतम अनुमान देखने को सांद्रण कितना आपको 2.0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलें आगे। 22 का आप बी दे रहे हैं, तो 22 का आप ध्यान रखेंगे। 22 का आंसर आपका आ चुका है, सामने में आ चुका है। और सामने में जब आंसर आया है तो आप मिला लेंगे प्रश्न कि आपको कौन सा इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपको 23 नंबर का आंसर बात करते हैं कि 23 नंबर का बीच बीच में यदि किसी का नाम ना ले पाए तो तकलीफ नहीं लेना है ना। कि कभी कभी बोलने लगता है आप लोग कि मेरा नाम नहीं लेते, तो मेरा नाम आप जिसका स्क्रीनिंग पर आ जाता है नाम तो उसका नाम तो बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है, और जिसका नाम नहीं आ पा रहा है अब भी तो 2 ही नाम आ रहा है। ठीक है, भारत कुमार जी आ रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं राजा कुमार का एक अभी फिर से मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो आप अच्छी बात है, आप 22 का आप दे रहे थे, 22 का डी आंसर बिल्कुल ठीक था आंसर आपका। और आ जाते हैं अगला जो आपको 23 नंबर का प्रश्न है। तो 23 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? जो चाक्षुष प्रदर्श आपको एकक में प्राथमिक रंग होते हैं क्या होते हैं? समझ रहे हैं, पूरी तरह से आपको हिंदी लिख दिया है। ठीक है, कि विजुअल जो आपको डिस्प्ले जो यूनिट आपको देखने को मिलती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो डिस्प्ले यूनिट आपको देखने को मिलती है विजुअल डिस्प्ले, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जो आपको यूनिट देखने को मिलती है उसमें कौन सा आपको रंग पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राथमिक रंग। इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको फटसाने के लिए है कि प्राथमिक रंग जो आपको देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है। तो लाल हरा क्या नीला, या लाल हरा आपको लाल पीला नीला, या लाल सफेद पीला, या आपको लाल हरा पीला देखने को मिलता है। कौन सा आपको लग रहा है, कौन सा आपको उचित आंसर लग रहा है? बताइए जल्दी से बताइए कि आंसर आपको कौन सा लग रहा है। तो यहां पर जो आंसर आपको लग रहा है क्या लग रहा है? 23 का क्या लग रहा है? 23 का ए लग रहा है। चलिए 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 देख लेते हैं। यहां पर जो आंसर लग रहा है 23 का जो आपको आंसर बनेगा 23 का लाल हरा नीला होगा बाबू। क्या होगा? आपको लाल हरा नीला होगा। जो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आपको जहां जो सूचीबद्ध किया जाता है आपको लाल हरा नीला, इसी तीनों रंग से जो है जितने भी रंग प्रदान किए जाते हैं इसी तीनों रंग से प्रदान किए जाते हैं। और ये जो आपको जो डिस्प्ले जो प्रदर्शित होती है, जो कह सकते हैं कि टीवी सब में जो आपको डिस्प्ले में जो प्रदर्शित देखने को मिलता है जो कलर, ये प्रमुख जो है 3 कलर ये होता है आपको लाल हरा नीला होता है। और इसी से जो है जितने भी कलर तैयार होते हैं, ठीक है, ये जो डिस्प्ले आपको जो देखने को मिल रहा है अभी जो वर्तमान में डिस्प्ले भी देखने को लाल हरा नीला पीला जो भी देखने को मिलता है ये 3 कलर से ही फॉर्मेट में तैयार हो जाती है। ठीक है, इसी 3 कलर से तैयार होती है। चले विजुअल डिस्प्ले आपको यूनिट होती है, ये जो आपको जैसे कि लाल आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर जो आपको येलो देखने को मिल रहा है, व्हाइट देखने को मिल रहा है, तो ये सब जो आपको डिस्प्ले जो यूनिट आपको, वैसे तो आजकल तो एक तरह से ये तो क्या है डिजिटल है, डिजिटल की दुनिया में, लेकिन आप टीवी के दुनिया में जाइए, जब पहले चलता था बड़ा वाला टीवी चलता था, ठीक है, तो बड़ा वाला टीवी उसमें जो है प्राथमिक रंग जो है प्रयुक्त किया जाता था, आपको लाल हरा नीला प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे चले। और प्रश्न संख्या आपको आपके लिए आ रहा है 24 नंबर का प्रश्न आ रहा है। और 24 नंबर का जो प्रश्न आ रहा है क्या आ रहा है? 24 नंबर का प्रश्न आसान है और ये परीक्षा में आपको पूछा गया है, और पूछा गया है तो ये फिजिक्स से है, और फिजिक्स के साथ साथ जो है ये किस में पूछा गया है तो ये आपको बताते हैं कि आपको
रेलवे में भी पूछा गया और एसएससी आपको स्नातक उत्तर का जो प्रश्न होता है उसमें भी ये पूछा गया है कि ल्यूमेन एकक होता है और ये क्या होती है, ज्योति फ्लक्स होती है, ज्योति तीव्रता होती है, या आपको प्रदीप्त, आपको घनत्व या चमक क्या होती है। तो आपको ये एसआई मात्रक होती है। आपको सीधी सी बात है, ल्यूमेन जो है आपको एकक होती है, किसका आपको एसआई मात्रक होता है, बता सकते हैं जल्दी से। 24 पर आइए, 24 पर आइए, अभी 23 पे ही आप जल्दी से आना है आपको 24 का। तो ये जो ल्यूमेन है फ्लक्स को होता है, आपको ल्यूमेन फ्लक्स को जो है एसआई मात्रक क्या है, ल्यूमेन आपको ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है, ल्यूमेन आपको ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो आंसर आपका बन रहा है क्या, ज्योति फ्लक्स का आपको एसआई मात्रक है ना। तो ल्यूमेन क्या, ज्योति फ्लक्स का आपको एसआई मात्रक आपको देखने को मिलता है। तो आंसर आपका ए नंबर बन रहा है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के ठीक है, इतना स्पीड ठीक है, आप बताएंगे कितना स्पीड ठीक है कि इससे और स्पीड चले, और स्पीड चलेंगे। यदि आप बोलेंगे कि और स्पीड चलेंगे तो और स्पीड चलेंगे। श्वेत में आपको आ जाता है कि श्वेत प्रकाश में जो कितने रंगों का मिश्रण होता है। आसान सा प्रश्न है ये सब प्रश्न, तो आप लोगों के लिए बचपन वाला प्रश्न है। थोड़ा सा शुरुआती दौर में थोड़ा कठिन प्रश्न दिए थे, थोड़ा थोड़ा जो है आसान आसान भी प्रश्न देते हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगेगा कि जो शुरुआती क्लास देख रहे होंगे उनको लगेगा कि अरे इतना हार्ड हार्ड प्रश्न है तो मेरे लिए छोड़ दो, भागो दूसरे चैनल पर जाओ, है ना। तो कुछ आसान प्रश्न भी है जो कि आपको सीधे तौर पर जो है बनना चाहिए आप लोगों से। तो ये क्या होती है, आपको विबग्योर पढ़े होंगे कि विबग्योर, और विबग्योर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये आप समय विबग्योर, और ये ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक से आपसे पूरा का पूरा आपको यहाँ पर कलर देखने को होता है। श्वेत प्रकाश में जो आपको बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ये सातों प्रकाश से, ठीक है, ये सातों प्रकाश से जो जब बनता है तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बैगनी, जामुनी, आपको ये जो सब जो कलर होता है, और उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, ये सभी कलर मिलके आपको देखने को मिलता है, श्वेत प्रकाश का मिश्रण तैयार होती है। तो ये इसमें कितना होता है, 7 होता है। तो आसान सा प्रश्न है, 25 का आपको आसान सा प्रश्न है। आ जाता है 26 नंबर प्रश्न पर आता है, और 26 नंबर का प्रश्न आपके लिए है कौन सा है, आ जाता है कौन सा है 26 नंबर का। तो ऑप्टिक जो फाइबर होता है का प्रयोग कहां पर होता है, आपको कैट स्कैन में होता है, एक्सरे में होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन में होता है, या एंडोस्कोप में होता है। आइए जल्दी से, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग पूछ रहा है कि ऑप्टिक फाइबर का, ठीक है, तो ऑप्टिक फाइबर का जो प्रयोग देखने को मिल रहा है कहां पर होता है, तो ये आपको होता हुआ दिखाई पड़ता है। जल्दी से बताइएगा प्रश्न, पहले आंसर 25 का डीडी, 25 का डीडी, 25 का, चलिए 25 का आपका प्रश्न, ये याद नहीं रहता कि आप चलिए ठीक है 25 का देख लें, 25 का देख लें, क्या आप दे रहे हैं आंसर। चलिए 25 का आप रंग वाला देख रहे थे, चलिए ठीक है 25 का तो आपका ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला 26 नंबर पर आइए। 26 नंबर पर कहाँ, 30 नंबर पर चला गया, 26 नंबर पर था। चलिए ठीक है, अब तो ठीक है। ऑप्टिक का आप जो ऑप्टिक फाइबर देखने को मिलता है का प्रयोग कहां पर होता है, तो ऑप्टिक फाइबर का जो प्रयोग आपको देखने को मिलता है, आप एंडोस्कोपी आप प्रयोग डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, एंडोस्कोपी देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो है आपको सूक्ष्म अंगों को एक तरह से दृष्टता प्रदान कर सकता है, दृष्टि जो सूक्ष्म अंगों को देखना है, जैसे पेट के अंदर कुछ देखना है ना, तो पेट के अंदर देखना है, तो पेट के अंदर जो देखा जाता है तो इसको कैसे देखा जाता है, एंडोस्कोपी आपको इसमें प्रयोग किया जाता है, आपको ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि आपको सूक्ष्म अंगों के लिए प्रदान किया जाता है, सूक्ष्म अंगों को देखने के लिए प्रदान किया जाता है, एंडोस्कोपी में आपको ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है, ठीक है। कहां पर, तो आपको एंडोस्कोपी में। आ जाते हैं आपके लिए है 27 नंबर का प्रश्न है, और 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एक सेकंड तो हमको लग जा रहा है यहाँ पर ये बदलने में लग रहा है। चलिए 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 27 नंबर का आ जाते हैं, 27 नंबर का, और 27 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कौन सा आपके लिए है कि आंख में जो है आपके सभी फिजिक्स से संबंधित प्रश्न आ रहा है कि आंख में जो है वर्ण आपको दर्शन, जो कलर विजन होता है, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता हुआ है, रक्त कोट, आपको दृढ़ पटली, आपको कोट, आपको शलाका या शंकु, जो आंखों में जो रंग प्रदान करता है। आप देखिए आंखों में रंग आपको जो होती है हम लोग को दिखाई पड़ता है, अलग अलग जो कलर आप देखते हैं तो आपको कैसे लगता है कि अलग अलग कलर जो दिखा आंखों में, आंखें क्या है कि रक्त कोट है, या आपको दृढ़ पटली कोट है, या शलाका, ये सब आंखों का एक भाग है। तो कौन सा भाग की वजह से जो है आपको कलर प्रदान करता है, जो आप जबकि आप गाय, आप सुने होंगे ऐसा कि गाय जो है आपको रेड कलर देख के सुने होंगे ना कि रेड कलर देख के क्या कहते हैं, ये दौड़ता है। तो ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है कि रेड कलर देख के दौड़ता है, क्योंकि उसके पास जो है एक चीज की कमी होती है ना। जब आप पढ़े होंगे या आपको सर पढ़ाए होंगे, तो पढ़ाए होंगे क्या कि हम लोग आंखों में है ना, किसके आंखों में जो हम लोग का लिखा हुआ कलर विजन है, ठीक है, जो हम लोगों को जो देखने को मिलता है, हम लोगों को क्या शंकु हो रहता है आंखों में, और यहाँ पर जो है शंकु जो है कलर प्रदान करता है। क्या कलर करता है, आंखों का जो है शंकु जो भाग होती है ये क्या प्रदान करती है, कलर प्रदान करती है। तो 27 का आंसर यदि आप दे रहे हैं तो 27 का बी आंसर दे रहे हैं, दृढ़ पटली कोट। बाबू गलत है, गलत, उसको सुधार करेंगे, ठीक है। विशाल कुमार जी
ठीक है, बहुत देर के बाद आप जुड़ रहे हैं तो आंसर थोड़ा सा सुधार करेंगे, आपको दृढ़ पटली नहीं होगा। आंखों में जो वर्ण आपको जो प्रदान करता है, रंग जो प्रदान करता है, ये शंकु प्रदान करता है। कौन सा? कोण की वजह से जो है हम लोगों को जो है रंग प्रदान करते हुए दिखाई पड़ता है। और एसएससी में ये भी आपको प्रश्न पूछा गया है, तो अच्छे से आपको ये प्रश्न ध्यान रखना होगा कि कौन सा रंग आपको प्रदान करता है। जबकि गाय और क्या कहते हैं, जितने भी आपको जो पशु मवेशी होती है, इसमें प्रदान ये नहीं हो, शंकु नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको जो है सिर्फ आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ता है। उन लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो कहिए फिर तब दौड़ता क्यों है? ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि लाल कलर देख के दौड़ता क्यों है ना। तो वो लाल कलर देख के नहीं दौड़ता है, वो जो है किसी भी अवस्था में जो है यदि देखता है कि हाँ किसी भी चीज को कोई आपको लहरा रहा है, आगे में आगे पीछे डोल रहा है, उसको जो है केवल वो दिखाई पड़ता है और उस व्यक्ति की आभास को जो है वो पहचानता है। यदि आभास, एक तरह से कह सकते हैं कि पशुओं में सुगंध पावर ज्यादा होता है, कि उसके वजह से जो है वो पहचानता है कि यदि है जान पहचान का व्यक्ति तब तो ठीक है, यदि जान पहचान का नहीं है तब जो है उस पर दौड़ने का प्रवेश करता है। उसको एक तरह से कह सकते हैं, उनको लगता है कि उसको आगे से हटाना है, क्योंकि उसको आगे में लहर सिर्फ पैदा देखने को मिलता है, इस वजह से उसको हटाने के वो प्रयास करता है। तो मानव के आंखों में जो है विभिन्न रंग प्रदान करता है, किसके द्वारा? शंकु के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो प्रश्न आप लोगों के लिए अधिकांश छात्र का जो है आंसर गलत आ रहा है, तो आंसर राजा कुमार जो आंसर दे रहे हैं, डी ना आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब तो मेरे द्वारा बता दिया गया, ठीक है। चलिए, नेत्र की रेटिना का शंकुआकार हो सेल होता है यहाँ पर, जो इसकी वजह से ये बनता है सुग्राही आपको। चलिए आते हैं अगला प्रश्न बात करते हैं। चलिए अगला आ जाए प्रश्न 27 का 28 नंबर। आंसर गलत है तो थोड़ा सुधार करेंगे। 28 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं कि 28 नंबर प्रश्न पर क्या आंसर आपके लिए, क्या प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे कि 28 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 28 नंबर का जो प्रश्न है आपको, ठीक है, बोर्ड पर पूरी तरह से आ रहा है, मोबाइल पर पूरी तरह से आ रहा है। आपको क्या कहते हैं? किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का जो कारण होता है क्या होता है? अणुओं के मध्य जो है असंजन बल होता है, ससंजन बल होता है, या अणुओं के मध्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और या अणुओं के मध्य जो है विद्युत बल होता है। तो कौन सा बल आपको? पृष्ठ तनाव। सीधी सी बात है कि पृष्ठ तनाव जो बनता है, पृष्ठ तनाव समझ में आ रहा है। वर्षा की बूंदे आपको सबसे ज्यादा पूछा गया कि वर्षा की बूंदे जो होती है गोलाकार होती है, किस वजह से होती है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। तो पृष्ठ तनाव की वजह से जो वर्षा की बूंदे गोल आपको देखने को मिल रहा है, आखिर कौन सा बल लग रहा होगा? तो कौन सा बल लग रहा होगा? तो वहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा बल लगता होगा? यह संसंजन बल देखने को मिलता है। कौन सा बल देखने को मिलता है? तो आपको अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल है, ससंजक बल होता है। कौन सा? तो आपको ससंजक बल। आंसर ये भी पूछा गया, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया। तो आंसर आपका कौन सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? बी नंबर आंसर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, संसंजक बल्ब देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप दे रहे हैं आंसर, दे रहे हैं आपको विशाल कुमार जी आंसर दे रहे हैं, और दे रहे हैं आपको क्या? बी नंबर आंसर दे रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बी नंबर आप आंसर दे रहे हैं। यदि आप दे रहे हैं 28 का बी नंबर आंसर, तो बिल्कुल आपके लिए सही आंसर है, ठीक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न भी आसान सा प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न जो है आपके लिए आसान 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 है। क्या है प्रश्न? आला देख लेते हैं। और स्क्रीनिंग पर रहा आपके लिए ये प्रश्न रहा, स्क्रीनिंग पर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अरे 29 नंबर ये तो आज हो चुका है। 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं, ये तो 29 नंबर का हो चुका है। चलिए 30 नंबर प्रश्न आते हैं। 30 नंबर का क्या है? 30 नंबर का ये रहा प्रश्न, ठीक है। तो आपके लिए परमाणु घड़ी जो निम्नलिखित में से किसकी आपको क्या है? ट्रांजिशन पर जो आधारित होती है। तो परमाणु घड़ी, तो परमाणु घड़ी जो आपको ये भी आपको बिहार दरोगा में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो रॉकेट सब जो लॉन्च किया जाता है, किस घड़ी को देखते हुए रॉकेट लॉन्च किया जाता है? तो रॉकेट सब जो लॉन्च किया जाता है परमाणुविक घड़ी पर ही, ये परमाणु घड़ी पर ही आधारित होती है। और इसमें जो किसके संक्रमण का जो ट्रांजिशन पर जो आधारित होती है, ये आपको सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम आपको लग रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कौन सा? तो सीजियम। किस प्रणाली पर आधारित यहाँ पर देखने को मिलता है? यहाँ पर जो प्रयुक्त होती है, आधारित जो होती है ट्रांजिशन, यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या? आपको सीजियम प्रणाली। और सबसे उपयुक्त घड़ी यही होती है, एकदम सेकेंड, एक सेकेंड जो है यहाँ पर प्रयुक्त होता है, ये जो होती है सीजीएम प्रणाली। इसलिए जो 1 2 3 देखते हो कि रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है, तो रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो आपको जो किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं कि हाथों वाला घड़ी प्रयोग किया जाएगा। कौन सा? आपको यही परमाणु घड़ी होती है, और ये जो है आपको सीजीएम प्रणाली पर ये आपको आधारित घड़ी देखने को मिलती है। चलें अगले प्रश्न पर बात करें। चलिए, सही है प्रश्न। आप क्या दे रहे हैं? 30 का आप दे रहे हैं बी नंबर दे रहे हैं, 30 का आप आंसर बी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राजा कुमार जी और नीतू कुमारी जी अब आंसर दे रहे हैं, बहुत देर के बाद आप आंसर दे रहे हैं। चलिए बी दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, जिस भी प्रश्न का यदि आपको आंसर आता है तो आंसर देने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बनाएंगे ही नहीं। यहाँ पर तो सीखने का ही प्रयास है, एक तरह से आपका रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पर सीखने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या आपके लिए आ रहा है 31 नंबर प्रश्न, और 31 नंबर प्रश्न आ चुका होगा। और नंबर है आपके लिए कौन सा? कि अवतल लेंस जो है हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा आपको प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक
और सीधा बनाता है, आभासी या सीधा बनाता है, या वास्तविक और अधोशीर्ष बनाता है, या आभासी आपको अधोशीर्ष बनाता है। इंग्लिश आपको हटाए हैं इस वजह से कि बोर्ड पर जो है इंग्लिश और हिंदी जब दोनों दे रहे हैं तो होता क्या है, आप पिछले क्लास में देखे थे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रहे थे, तो हिंदी इंग्लिश जब दोनों देते हैं तो बोर्ड पर हो जाता है जगह कम बच जाता है और आपका जगह जो है ज्यादा ले लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न बनाने का प्रयास करिए कि यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि अवतल लेंस हमेशा जो होता है आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको प्रतिबिंब बनाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये आभासी और क्या बनाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो आभासी और बताइए जल्दी से। आभासी तो आपको बता चुके हैं, चलिए आभासी आपको कौन सा लग रहा है, आभासी अधोशीर्ष लग रहा है या आभासी आपको सीधा लग रहा है, तो ये जो अवतल लेंस होती है, अवतल लेंस आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या आपको आभासी जो है हमेशा आपको आभासी और सीधा, अब कौन सा लेंस, तो ये अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, आपको प्रश्न संख्या है 32 नंबर प्रश्न संख्या है, तो 32 नंबर पर प्रश्न पर आ जाते हैं कि 32 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। प्रश्न संख्या आपको लगभग 50 के आसपास आएगा, 50 के आसपास आपको नोटिफिकेशन में ही गया होगा कि आपको प्रश्न संख्या जो है आपको 50 के आसपास तक रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपको आ रहा है और आप बी नंबर आंसर दे रहे हैं। आप बार बार बाबू बोल रहे हैं कि आप नंबर थोड़ा सा लिखना होगा कि किस प्रश्न का आप नंबर दे रहे हैं। ठीक है, 31 का आप बी दे रहे हैं। ठीक है, 31 का तो प्रश्न हो चुका है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि आपको किसी वस्तु का जो है आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का और लेंस का। कौन सा आपको दर्पण होगा, लेंस होगा, या क्या होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, क्या होगा। दो आपके लिए अवतल अवतल है, तो अवतल लेंस होगा, अवतल उत्तर कौन सा होगा, दर्पण होगा, या आपको लग रहा है क्या होगा। ठीक है, आपको कौन सा लग रहा होगा। किसी वस्तु का जो है आपको आवर्धित, यही लिखा हुआ है, किसी वस्तु का जो आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा आपको लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कॉनकेव आपको क्या, मिरर का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव मिरर का कहने का अर्थ क्या है, आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। सही है, 32 का आपको सी दे रहे हैं, 32 का सी बिल्कुल सही है। कॉनकेव आपको मिरर का, तो कॉनकेव मिरर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा, आपको सी नंबर आंसर जा रहा है आपका, बिल्कुल ठीक है, अवतल दर्पण जाएगा। चले अगले प्रश्न पर, समय यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बोल रहे हैं कि स्पीड में चलने के लिए, स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, 32 का आपको 33 नंबर पर आ रहे हैं, 33 नंबर पर आ जाते हैं 33 नंबर प्रश्न। और 33 नंबर प्रश्न पर आपको आपके लिए क्या है कि निम्नलिखित, चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको, फिर से आपको कहीं ना कहीं आपको दर्पण से ही संबंधित है कि निम्न में से कौन सा आपको क्या है, सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो आपको उसके सामने रखी है। तो छोटी छवि आपको देखने को मिलता है, छोटी छवि जब आपको उसके सामने में खड़े होते हैं तो छवि आपको क्या देखने को मिलता है, छोटी देखने को मिलता है। तो कौन सा दर्पण बनाते हुए दिखाई पड़ता है, या ऐसा भी कर सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा आपको सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा। आप देखते होंगे क्या कि जो गाड़ी का जो है जो प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो छोटा आपको इमेज जो है छोटा तैयार करता है। तो किस दर्पण के द्वारा, तो गाड़ी सब में जो भी प्रयोग होता है एक तरह से उत्तल दर्पण का, देखिएगा क्यों, क्योंकि जो है वो एक तरह से बड़े वस्तु का जो है एकदम छोटा प्रतिबिंब बना करके आपके सामने में खड़ा करके रख देता है। ठीक है, तो आप आसानी से आप देख सकते हैं कि ट्रक आ रहा है कि क्या आ रहा है, ट्रक मान के चलिए बहुत बड़ा है और उसको क्या छोटा वस्तु करके तैयार करके आपको देता है, तो कौन सा होगा, आंसर होगा आपको बड़ा को एक तरह से छोटे में तैयार करके देता है, उत्तल दर्पण देता है। और ये बार बार पढ़ते होंगे आप लोग कि गाड़ी के साइड मिरर में जो प्रयोग किया जाता है किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, आपको उत्तल का ही प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आंसर आपको दिखाई पड़ेगा, आंसर कौन सा, आपको बी नंबर आंसर। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, और प्रश्न संख्या आपके लिए है 34 नंबर प्रश्न, ये रहा आपके लिए 34 नंबर। और 34 का आंसर आप बताएंगे कि 34 नंबर का प्रश्न आपका क्या आंसर। सूर्य ऊर्जा का जो स्रोत है किस प्रक्रिया में जो निहित होती है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, या नाभिकीय फ्यूजन, या आपको तापकीय उत्सर्जन। यहां पर जो है इस तरह का प्रश्न एक बार आप फिर कर चुके हैं, एक बार फिर से यहां पर आता है कि सूर्य की जो ऊर्जा का जो स्रोत आपको प्रक्रिया जो निहित होती है किसमें आपको देखने को मिलती है, अभी जस्ट बात किए नाभिकीय, आपको किसमें, फ्यूजन में, या किसमें देखने को मिलता है, आपको नाभिकीय विखंडन में देखने को मिलता है। यहाँ पर इस बार हिंदी कर दिया है सर, है ना, थोड़ा सा जो है इंग्लिश दोनों मिक्सअप कर दिया। ठीक है, चलिए फोटो आपको इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, या नाभिकीय विखंडन, या नाभिकीय आपको संलयन। ठीक है, तो यहां पर जो है ना आपको देखने को मिलता है, आपको क्या, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत जो है किस प्रक्रिया में निहित होती है, तो नाभिकीय आपको संलयन जो फ्यूजन मेथड से होता है, नाभिकीय आपको फ्यूजन मेथड से। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, आपको नाभिकीय फ्यूजन। ठीक है, संलयन जस्ट अभी आपको बात की थी उसी का आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नाभिकीय फ्यूजन लिख दिया है। तो ये आप हिंदी इंग्लिश कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, तो 34 नंबर प्रश्न हो चुका है, आ जाते हैं आपको 35 नंबर प्रश्न पर। चलिए 35 नंबर पर आप आ जाते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, अगला भी जो है आपके लिए आज ज्यादा फिजिक्स से ही देखने को मिल रहा है। चलिए
आवर्धित आपको क्या है, लेंस जो होता है क्या होता है, आवर्धित लेंस जल्दी से बताने का प्रयास करिए। क्या आवर्धित लेंस आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? आंसर आप दे रहे हैं 34 का, आप सी दे रहे हैं 34 का। अभी चलिए 34 का आप सी दे रहे हैं, हो चुका होगा आंसर, आप बना चुके होंगे 34 का, तो आपके पास आंसर मिल चुका होगा, ठीक ना। तो जल्दी से ये बताना का प्रयास करिएगा। आप लोगों के लिए जो देखने को मिल रहा है क्या, आवर्धित जो लेंस होती है क्या होती है, वृहद आपको फोकस दूरी सहित आपको अवतल लेंस होता है, या अल्प आपको फोकस दूरी आपको सहित आपको अवतल लेंस होता है, या वृहद आपको फोकस दूरी आपको सहित उत्तल लेंस होता है, या आपको अल्प फोकस दूरी सहित आपको उत्तल लेंस होता है। तो इसका जो आवर्धक जो होता है, तो आवर्धक क्या होता है, आंसर दे रहे हैं आप लोग, आंसर दे रहे हैं सी दे रहे हैं आंसर, बृहद कोष। तो बृहद कोष तो बाबू इसका 35 का, अब किसका 35 का दे रहे हैं, 35 का आपको ए दे रहे हैं, ठीक है। आदित्य कुमार जी 35 का ए दे रहे हैं, और विशाल कुमार जी 35 का आपको सी दे रहे हैं। चलिए और कोई दे रहे हैं, विशाल जी 35 का सी दे रहे हैं। चलिए 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 आंसर और आप बताने का प्रयास करिए। ये भी आपको यदि बात करें कि ये किस परीक्षा में पूछा गया, तो ये आपको एसएससी देख के बता देता है आपको किस में पूछा गया है। ये आपको प्रश्न आपकी संख्या है क्या है, 35 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो 35 नंबर का ये जो प्रश्न है आपको एसएससी में पूछा गया है, और एसएससी में ध्यान रखेंगे, एसएससी का ये प्रश्न है। और आप लोगों को हो सकता है कि अब देखिए कहिएगा कि एसएससी का प्रश्न फिर क्यों करवा रहे हैं, तो ये आपको जो आपको यूपीएससी पूछती है वो एसएससी पूछती है, जो एसएससी पूछती है उसके बाद जो छोटे स्तर का जो राज्य स्तर का जो एग्जाम होता है उसके बाद वो परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। तो आपको सीधे धीरे धीरे उतरता है प्रश्न, है ना। पहले यूपीएससी के बाद जो अगले साल आपको देखने को मिलेगा, तो उससे प्रश्न आपको तैयार करता हुआ दिखाई पड़ता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करते बनाता है कौन है, एक तरह से एसएससी सब बनाता है, ठीक है, एसएससी सीजीएल। उसके बाद एसएससी आपको कौन सा आता है, लोअर वाला आता है। और उसके बाद जो यदि आप बात करते हैं कि किस में आता है, जो आपको राज्यों सब में जो प्रश्न देखने को मिलता है, जो राज्य स्तर पर जो एग्जाम सब होता है, जो भी एग्जाम उसमें देखने को मिलता है। इसी वजह से एसएससी, रेलवे, या आपको कह सकते हैं कि जो बिहार में जितने भी आपको बिहार दरोगा के जितने भी पैटर्न पर पूछा गया प्रश्न है सभी आपको करवाने का प्रयास रहता है। तो यहां पर आते हैं आवर्धक लेंस का जो होता है ये अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। क्या आंसर बनेगा आपको 35 का आंसर जो बनेगा आपको डी नंबर आंसर बनेगा। सुधार करेंगे, अधिकांश का गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। प्रहलाद जी आपका भी आंसर यहां पर थोड़ा सुधार करेंगे। तो यहां पर जो है आंसर आपको देखेंगे कि 35 का जो आंसर देखने को मिल रहा है 35 का डी नंबर आंसर देखने को मिल रहा है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है, और 36 का आप लोग को बनाने का है क्या है, आपको मनुष्य की जीव जो है किस क्षेत्र में जो है आपको करवाहट संवेदन आपको देखने को मिलता है, संवेदना आपको सीमित रहती है। अब देखिए आपके लिए अब बायोलॉजी से प्रश्न आ गया है कि मनुष्य की जो जीव जो है किस क्षेत्र में जो है करवाहट की आपको संवेदना सीमित होती है। तो जीव जो आपको देखने को मिल रहा है ये जीव का, यदि मान लेते हैं कि जीव का भाग है तो ये क्या होती है, आपको दो भाग आपको इधर से देखने को मिलता है, उसके बाद ये देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बीच में जो है आपको टेस्ट विहीन होती है, ये तो आप जानते होंगे टेस्ट विहीन होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि करवाहट पूछ रहा है, तो करवाहट आपको कहाँ पर लगता है कि किस भाग में आपको लगता है, हटे बोर्ड से, समझ में आ रहा है। बनाते हैं पहले आप लोग बनाना है 36 का, आपको क्या होगा, आप ये आपके लिए है क्या आंसर कर रहे हैं, आंसर अभी तक आप लोगों का आया नहीं, आंसर आप बताएंगे तब आंसर आपका देने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप देखिए जीव जो है आप प्रतिदिन खा रहे हैं, कुछ भी खाना खाते हैं तो आपको हो सकता है कि कभी आपको लगता होगा कि मीठा लग रहा है, कभी लग रहा है कि आपको तीता लग रहा है, कभी आपको खट्टा लगता होगा, कि क्या लगता होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा भाग जो है आपको कौन सा लगता है, ठीक ना। सबसे पहले आते हैं तो यहाँ पर जो मनुष्य को जो है सबसे अग्र भाग जो आपको देखने को मिलता है, जब सबसे जो आगे आपको देखने को मिलता है तो आपको क्या मीठा का अनुभव होता है। सबसे आगे भाग जो होता है क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है यहाँ पर जो है मीठा, जो आप स्वीट खाते हैं तो आपको जो आगे जीभ का जो सबसे अग्र भाग होता है वो आपको बताता है, क्या बताता है, कि आपको मीठा बताता है। और अब देखिए याद करने का, मीठा दो आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर जो फंसता है दिक्कत होता है किसमें, दोनों एक ही साथ होगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिक्कत होता है, अब मीठे के साथ साथ ले लेते हैं करवाहट जो होता है ये पीछे होगा। क्या होता है, ये करवाहट जो होता है आपको ये करवाहट होती है, ठीक है। मनुष्य का आपको किस भाग में जो है आपको करवाहट, अब देखिए संवेदन सीमित होती है। अब अगला भाग नहीं होगा, किनारा, अब दोनों यहाँ पर भी नहीं बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड से हाथ कर अब हटते हैं तो स्क्रीनिंग से बाहर हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर पहले सुन लेते हैं उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर क्या होती है कि यदि आप किसी के यहाँ जाते हैं, मान लेते हैं कि घर पर खाने, आपको समझ में नहीं आएगा कि मीठा के साथ क्या होना चाहिए, खट्टा खाएंगे या नमकीन, इसमें दिक्कत होता है कि खट्टा या नमकीन। और आंसर किताबों में भी गलत देखने को मिलता है, कहीं पर खट्टा कहीं पर नमकीन, ये समझ में नहीं आता है कि नमकीन होगा या खट्टा होगा, ठीक है। तो आइए एक बात हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्लू करके अंतर्गत हम समझेंगे कि कैसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इसके बाद क्या होनी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए।
जब किसी के यहाँ आप खाने के लिए जाते हैं, खाने के लिए नहीं जाते हैं, ये शब्द कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जब आप किसी के यहाँ गेस्ट के रूप में जाते हैं या मेहमान के रूप में आप जाते हैं या आपके यहाँ कोई आते हैं तो आप उसको क्या देते हैं, मीठा खाने के लिए देते हैं, बिल्कुल मीठा देते हैं। तो क्या केवल मीठा देते हैं या मीठा के साथ आप क्या देते हैं, नमकीन देते हैं या खट्टा देते हैं खाने के लिए? ऐसा नहीं है कि मीठा और मीठा के साथ साथ अचार दे दिए खाने के लिए, मीठा के साथ कुछ ना कुछ आप नमकीन देते हैं खाने के लिए, जिससे क्या होता है एक तरह से मीठा उसको खाया जाए। तो मीठा और मीठा के साथ हम लेंगे, क्या लेंगे, नमकीन लेंगे। ये याद रखेंगे पॉइंट को कि मीठा के साथ क्या, नमकीन। तो इसके साथ भाग प्लस जो होगा यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक तरह से पड़ोसी जो होगा, मीठा और मीठा के साथ नमकीन होगा, ठीक है। अब जो मीठा बच गया, अब उसके बाद क्या कहते हैं, अब बचा मेरे पास एक ही बचा, कौन सा, आपको खट्टा बच्चा जो साल्टी जिसको बोलते हो, तो आपको यहाँ पर जो है या सावर कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अरे साल्टी तो इसे नमकीन हो गया, साल्टी तो नमकीन ही हुआ ना, इसी को तो साल्टी बोलते हैं, ठीक है, SALTY, ठीक है। और यहां पर जो होता है सावर, SOUR, ठीक है। तो यहां पर जो है सावर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, ये खट्टा, इसको क्या बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में याद रखेंगे तो ये समझ में दिक्कत होगा कि आपको एल कहां चल गया, ठीक है, ये साल्टी हुआ, ये आपको खट्टा हुआ, उसके बाद ये करवाहट, और करवाहट को बीटर बोलते हैं, तीता जो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बीटर बोल सकते हैं, ये आपको बीटरनेस कर सकते हैं, यहाँ पर जो देखना बीटर कर सकते हैं, ठीक है, बीटरनेस, ये आपको करवाहट वाला भाग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको आ जाता है। अब बताइए, बनाने का प्रयास करिए, ये भी आपको सावर के अंतर्गत, खट्टा के अंतर्गत आएगा। अब देखिए अगला भाग नहीं होगा, अगला भाग तो मीठा के लिए प्रदान करता है आपको, उसके लिए किनारों का भाग भी नहीं होगा, और मध्य भाग तो पूरी तरह से नहीं होगा, मध्य भाग तो टेस्ट विहीन होती है, और पिछला भाग तो आंसर क्या बनेगा, आपको पिछला भाग बनेगा। समझ रहे हैं बात को, आसान सा प्रश्न है और बार बार यहाँ पर दिक्कत होता है, इसी वजह से जो है ये प्रश्न आपको थोड़ा सा बात कर लिए, विस्तार से बात कर लिए। आज आंसर आपका बन चुका होगा, 36 का बना चुके होंगे, 36 का जो आंसर होगा आपका डी बनेगा, बिल्कुल ठीक बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि 37 नंबर का प्रश्न क्या है। 37 नंबर का प्रश्न, चलिए आसान सा प्रश्न है, यहां पर फिर से वही बात लग रहा है, लिखा हुआ है कि खट्टे के स्वाद के लिए जो है कोशिका है जो जीवा के किस भाग में आपको होती है। तो खट्टे के लिए अभी जस्ट बात की कि अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व भाग में, अब मध्य भाग में। अब बताइए कौन सा भाग होगा, अभी जस्ट बताया कि आपको खट्टे के लिए जो आपको देखने को मिलता है कौन सा भाग होगा। तो आपको क्या अगला होगा, पिछला होगा, या आपको जस्ट मध्य होगा, या आपको पार्श्व भाग होगा। तो यहां पर जो आपको देखने को होता है पार्श्व किनारा होता है, पार्श्व का जो आपको पिछला किनारा होता है, ये जो आपको देखने को होता है, ये आपको खट्टे के लिए जाना जाता है, ठीक है। आंसर आपका अभी जस्ट बात किए तो आपको 37 का सी आंसर देखने को मिल रहा है। इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, आपको 38 नंबर प्रश्न पर। तो 38 नंबर का जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत अधिक आपको खाना पकाना, और क्या है बहुत अधिक, अरे क्या हो रहा है, चलिए बहुत अधिक आपको क्या है पकाना, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक जो है अवांछनीय होता है। तेल के वाष्प और आंतरिक प्रदूषण हो सकता है, कैंसर जनित और को पदार्थ जैसे कि आपको बेंज पैरिनी है ना, पैरिन पैदा करता है। और उसके बाद क्या कहता है आपको भोजन पोषक, जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रश्न को देखेंगे कि क्या ये प्रश्न सही लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ है प्रश्न, क्योंकि ये जो टाइपिंग करने के लिए हम दिए थे क्या लिखा हुआ था। तो तेल के जो है वाष्प से आंतरिक आपको प्रदूषण हो सकता है, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आंतरिक प्रदूषण, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बेहतर। कैंसर जनित पदार्थ जो है आपको बेंज पैरिन पैदा करता है, बेंज पैरिन, ठीक है, बेंज पैरिन, क्यों ये पूरा नहीं आधा लिखता है इस तरह से पता नहीं चलता है। कैंसर जनित आपको पदार्थ जो है जैसे क्या कहते हैं आपको, चलिए पढ़ने में आपको असुविधा नहीं होती, कोई समझ में आ जाता होगा। यहाँ पर नो में ये हलंत लगा दिया है ना, आधा नो लिखना चाहिए तो इसको नो में हलंत लगा के लिखता है, ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन इस जगह स्पेस उसको तब देना चाहिए, ठीक है। आपको बेंज, आपको पैरिन, और यहाँ पर भी जो आपको उसी तरह से नो आधा हलंत लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर तब स्पेस आपको थोड़ा सा होना चाहिए, जब जिससे आंसर आपका बिल्कुल पढ़ने में कर सकते कि सुविधा होगा। आपको यहाँ पर है कैंसर जनित आपको पदार्थ जैसे जो बेंज पैरिन आपको पैदा करता है। अब देखिए जो होती है क्या कहते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जो बहुत अधिक खाना पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग जो है अत्यधिक अवांछनीय होता है। अब कहा ऐसा जाता है, डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि जो आप एक बार जिस तेल में खाना बना लें, ठीक है, उसका प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे, है ना। यदि आप तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है, या आप जो पकौड़ा वाले के यहाँ पकौड़ा खा रहे हैं, टेस्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और है ना, जहां इधर उधर जो पकौड़ा मिल रहा है, अब क्या वो एक ही तेल में बार बार बना रहा है, बोल रहा है, मेरे द्वारा नहीं बोला जा रहा है, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि आपको बार बार जो प्रयोग किया जाता है यह क्या होती है, एक तरह से सही नहीं होता है, आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता है। और ऐसा यदि आप कर रहे हैं, वो पकौड़ा खा रहे हैं, या आप घर में जो है एक ही तेल, एक बार आप उसका पूड़ी बना लिए, कल तो सब कोई पूड़ी सब्जी खाए है, खीर खाए है ना,
नॉन वेज कल तो चला नहीं, तो जो वेजिटेरियन है या जो क्या जो भी है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई भी है, अधिकांश कल जो है बृहस्पतिवार, आप लोग तो एकदम क्या कहते हैं बृहस्पतिवार को नहीं खाते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है अधिकांश जो है घर में क्या बना था, पूरी बना था। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जब एक बार पूरी बन गया तो उस तेल को क्या करते हैं, अब इसको फेंकेंगे क्या, अरे बहुत महंगा तेल है, उसको क्या कहते हैं बचा कर रख लेते हैं, कल फिर किसी में उसको पराठा बना के खाएंगे, है ना, दूसरे दिन पराठा बना के खाएंगे। तो आप सीधे तौर पर जो है कैंसर को कह रहे हैं कि आओ मेरे से लड़ो, तुम्हारे में क्षमता है तो मेरे से लड़ो, और तुम्हारे में कितना पावर है आओ लड़ के देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है आप दावत दे रहे हैं किसको, कैंसर को सीधे तौर पर जो है दावत दे रहे हैं। तो ये है क्या, कैंसर जनी आपको बेंज़ोपैरिन आपको पैदा करता है, क्या करता है, कैंसर जनी आपको क्या करता है, बेंज़ोपैरिन पैदा करता है। और ये आंसर बनेगा, क्या बनेगा, 38 का आपको आंसर बनेगा बी नंबर, आपको आंसर बनेगा कैंसर जनी आपको जो जैसे बेंज़ोपैरिन जो है पैदा करता है। तो ध्यान रखेंगे, बार बार अधिक खाना पकाना भी, अधिक खाना कहना क्या मतलब क्या, एकदम पूरे से रोस्टेड खाना जो देखने को मिलता है, ये खाना जो है एक तरह से हानिकारक होता है। जला हुआ खाना कह सकते हैं कि हानिकारक, बहुत ज्यादा रोस्टेड मसाला बहुत ज्यादा पका के आप खा रहे हैं तो वो भी रोस्टेड होती है, वो जो आपको हानिकारक प्रदान करता है। और तेलों का बार बार प्रयोग जो है ये भी आपको पैदा करता है, कौन सा, बेंज़ोपैरिन पैदा करता है। तो ये जो है कैंसर के लिए जो है पूरी तरह से एकदम घातक कह सकते हैं कि देखने को मिलता है, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर चले, क्या लिख रहे हैं आप लोग, 38 का बी, 38 का बी, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और विशाल जी, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्या हाथों का जो इस क्या दिए है ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग नए नए जो है क्या कहते हैं युवा जो जुड़ रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है उसका अर्थ क्या होता है, आप भी बताइए, हमको नहीं समझ में आता है कि क्या अर्थ होता है, ठीक है। चलिए 38 का हो चुका है, आ जाते हैं 39 नंबर का। आप बाय लग के जा रहे हैं क्या, ये तो ऐसा नहीं कि आप बाय लिख दिए भाग गए। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको कहीं जाना है, हो सकता है कि कहीं जाना हो और उसके बाद जो है जा रहे हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, मना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, बाद में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गहरे तेल, चलिए गहरे तेल वे जो खाद्य पदार्थ है कैंसर जनक होते हैं, और क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। देखिए सेम प्रश्न, फिर से प्रश्न आप लोगों के लिए सेम है कि गहरे जो होते हैं मतलब कि आपको जो बार बार तेल का जो प्रयोग किया जाता है, एक तरह से एक खाना बन चुका है फिर से जो उस खाना को प्रयोग करते हैं, तो गहरे तेल कह सकते हैं कि आपको खाद्य पदार्थ कैंसर जनिक होते हैं। और क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है, किसकी प्रचुरता होती है, आपको वसा की प्रचुरता होती है। क्या हो जाती है, वसा की प्रचुरता, जो कि आपको ट्रांसफैट कैंसर के कारण पड़ता करता है। ये जो आपको ट्रांसफैट, और ट्रांसफैट जो है क्या चीज होता है, कैंसर जनक के कारण होते हैं, है ना। यहां पर ध्यान रखेंगे, वसा ये ट्रांसफैट पैदा करता है, तो ट्रांसफैट जो है आपको कैंसर के लिए एक तरह से ये रोग पैदा करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये वसा के द्वारा। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं, आपको देखने को मिलता है 40 नंबर प्रश्न देखने को मिलता है। 40 नंबर प्रश्न आपके लिए ले लेते हैं कि 40 नंबर प्रश्न क्या है। तो चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। चलिए आप जाइए मत, ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यदि आप जा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आप समय ले रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, समय तो बाबू लेंगे ही, थोड़ा सा तो समय लेंगे। आपको आते हैं अगले प्रश्न में बात करें, किसी आपको विलियन का जो पीएच आपको क्या कहता है, उसकी जो सांद्रता निर्भर होती है किस पर होती है, आपको क्या लिखा हुआ, हाइड्रेट आयन पर होती है, हाइड्रा आपको हाइड्रोक्सिल आपको आयन पर होती है, या ऑक्साइड आयन पर होती है, या हाइड्रोनियन आयन पर होती है। तो आपको जल्दी से बताना है कि आंसर आपको क्या देखने होता है। तो आपको 40 नंबर का प्रश्न का आंसर आप क्या दे रहे हैं, आंसर है ना, कमेंट कर रहे हैं। कमेंट जो 39 का, चलिए 39 का तो आपको प्रश्न हो चुका होगा। जल्दी से आते हैं, आपको ये किस विलियन की जो पीएच आपको क्या सांद्रता, हाँ पीएच सांद्रता, जो यही प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न आपको क्या कहता है, पीएच उसकी जो सांद्रता निर्भर होती है किस पे निर्भर होती है, तो ये आपको जो निर्भर होती है, ये भी आपको आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। और आरआरबी में जो पूछा गया है, तो ये हाइड्रोनियम आयन पर जो आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, तो आंसर इसका जो बनेगा, आंसर बनेगा डी नंबर, आंसर बनेगा हाइड्रोनियम पर आधारित होती है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला 41 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। और 41 नंबर का जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, कौन सा देखने को मिल रहा है, आज जल्दी से ले लेते हैं 41 नंबर। और आसान सा प्रश्न है ना। पीएच वैल्यू आप लोगों को सर सभी रटवा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपको सही है। तो रक्त का पीएच आपको जस्ट आपको याद होगा कि रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रक्त का पीएच 7.4 बिल्कुल होता है। सिरके का जो पीएच होता है आपको 2.2 होता है। दूध का पीएच जो होता है 6.6 होता है। जबकि शुद्ध जल का जो पीएच होता है क्या होती है, शुद्ध जल का जो पीएच होता है एकदम 7, ठीक है, प्योर 7, ठीक है। 7 से ऊपर नीचे जाएंगे तो हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, अम्लीय और क्षारीय में आपको कह सकते हैं कि नीचे उतरेंगे तो अम्ल देखने को मिलेगा, 7 से नीचे उतरेंगे तो अम्ल, जबकि ऊपर जाएंगे तो क्या देखने को मिलता है,
क्षारीय देखने को मिलता है, जबकि बीच में रहेंगे पूर्णतः 7 पर रहेंगे तो हम लोग को देखने को मिलता है उदासीन देखने को मिलता है। और इस ये जो होते हैं उदासीन होती है जल का आपको पीएच मान हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और अगला जो प्रश्न हम लोग के लिए है, अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल पीएच वैल्यू आसान आपके लिए प्रश्न होता है। और आपको 42 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि 42 नंबर का प्रश्न बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे, इस प्रश्न पर रुकेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप इस प्रश्न पर रुकेंगे। जल्दी से बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विलयन पीएच आपको मान न्यूनतम देखने को मिलता है। अब नींबू, शुद्ध जल और रक्त और क्या कहते हैं डिटर्जेंट। अब देखिए, अब ऐसे तो आप प्रश्न आसान बना चुके होंगे कि नींबू का जो है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो अम्लीय होता है तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, यदि नहीं भी जानते होंगे कि पीएच वैल्यू नहीं भी जानते होंगे तो कम से कम इतना बना सकते हैं कि 7 से कम होगा। शुद्ध जल का भी जस्ट बात किया कि 7 होगा। और रक्त का जो है क्या होती है 7.4, अभी बात की कि क्षारीय में जाएगा, किस में जाएगा, क्षारीय में। जबकि डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट तो है ये भी क्या जाएगा आपको क्षारीय में जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो क्षारीय में जाता है तो सीधी सी बात है आपको ध्यान रखना होगा कि आंसर कैसा बन जा रहा है आपको नींबू का पीएच वैल्यू। और नींबू का पीएच वैल्यू जो होती है कितना होता है आपको 2.2 के आसपास होता है। तो नींबू का पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है 2.2 होता है। और ठीक है, आपको शुद्ध जल का पता है, रक्त का पता है और डिटर्जेंट का जो आपको देखने को मिलता है तो ये भी आपको 7 से ऊपर जाएगा, लगभग 8 के आसपास रहता है डिटर्जेंट का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, डिटर्जेंट का देख लीजिएगा कितना होता है, ठीक है, एक्यूरेट याद नहीं है ना। तो आपको 42 का हो चुका है, 42 का हो चुका है। तो आप आ जाते हैं 43 नंबर पर, आ जाता है कि 43 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। तो 43 का प्रश्न आता है, यहां पर देखते हैं कि 43 का क्या बन रहा है आपको। यदि एक लवण का पीएच से संबंधित प्रश्न है कि पीएच जो है 12 है, मतलब क्या है आपको पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं कि क्षारीय अवस्था में है। तो ये जो आपको प्रदान करेगी लवण जो होगा क्या होगा, दुर्बल होगा, अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल कहां से होगा, क्या है पीएच वैल्यू आपको सीधी सी बात है कि पीएच वैल्यू आपको 12 जा रहा है। तो आप प्रश्न बनाएंगे कि जो पीएच वैल्यू होती है तो पीएच कहां पर चला गया, तो सीधी से 12, तो 12 गया तो कहां पर गया कि आपको क्षारीय या क्या गया। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्षारीय अवस्था में गया या गया अम्लीय अवस्था में गया। तो ये गया किस अवस्था में आपको क्षारीय अवस्था में। 7 से जैसे ऊपर जाएंगे तो क्षारीय अवस्था में, और पूरी तरह से क्षार 12 पर 7 से कितना 5 आपको एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो किस में जा रहे हैं एकदम पूरी तरह से आपको कह सकते हैं कि क्षारीय अवस्था में चला गया है ना। तो ये आप देखिएगा क्योंकि एक तरह से मजबूत आपको क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, प्रबल क्षार, चलिए प्रबल क्षार बिल्कुल ठीक है, प्रबल क्षार। और अम्ल क्या होनी चाहिए, तो अम्ल कमजोर होगा, मजबूत कौन होगा, तो मजबूत आपको देखने को मिलेगा क्षार मजबूत, और क्षार मजबूत और क्या देखने को मिलेगा, अम्ल क्या होगा कमजोर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो है 12 में क्या होगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार देखने को मिलेगा। समझ रहे बात को, आंसर बिल्कुल ठीक है। और आ जाते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। 44 नंबर प्रश्न हम लेते हैं, आपका कमेंट लेंगे, जल्दी लेंगे कमेंट, पहले हम प्रश्न बना लेते हैं 44 नंबर का प्रश्न, क्योंकि समय हो रहा है ज्यादा तो थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस गैस का जो है ऊर्जा का जो मान होता है, कैलोरी मान सबसे आपको अधिक देखने को मिलता है। कैलोरी बात करें कि हाइड्रोजन, एलपीजी और प्राकृतिक गैस और मेथेन, ये सब प्रश्न आसान आसान प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या आंसर हो रहा है। बीपीएससी वाला क्लब, बीपी सर हेलो सर, हेलो सर, क्या बाबू बताइए 42 का है, चलिए 42 पर ही आप जो आप बीपीएससी वाला क्लब से लिख रहे हैं, नाम आपका नहीं आ रहा है बाबू। यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बात कर सकते हैं, क्लास आपका लाइव है। और कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए, बिल्कुल कहना है। और नाम लिख के बात करेंगे तो आपसे बातचीत करना थोड़ा सा आरामदायक हो जाता है कि नाम लेके बातचीत का। अब बीपीएससी क्लब से आपका आ रहा है, जो आपका जो आईडी है बीपीएससी क्लब के नाम से आ रहा है, तो बीपीएससी क्लब के नाम से आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि आप क्या नाम बोले, है ना। चलिए उसके बाद पावर, आप पावर हब एकदम नाम सब आप ऐसा ऐसा लिखे हैं कि हेलो सर ठीक है, पावर हब क्या कहता है आपको बीपीएससी क्लब। ठीक है, तो जो नाम थोड़ा सा बाबू लिख दीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको आसान रहे बताना मेरे लिए कि ठीक है, ठीक है, थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा सा फास्ट करें, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से आपको किस क्या कहता है गैस का जो ऊर्जा का मान होती है आपको सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपको क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आ जाते हैं फास्ट, यदि आप बोल रहे हैं तो फास्ट नहीं चलेंगे, चलते हैं। आ जाते हैं 45 नंबर पर। 45 नंबर पर क्या है प्रश्न, आज जो है पीडीएफ जो है थोड़ा सा फॉर्म अलग चेंज कर दिया, जिससे कि इधर उधर करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ड्यूट्रियम बात करते हैं, ड्यूट्रियम जो है आपको द्रव्यमान संख्या, तो ड्यूट्रियम का जो द्रव्यमान संख्या होता है आपको बताना है कि देखिए आप बोल रहे हैं कि क्या पढ़ाने का अच्छा है लेकिन स्लो है
अब देखिए होता क्या है, आप वो जो ये बात बोल रहे हैं कि पढ़ाने का ठीक है स्लो है, स्लो इसलिए रुकना इसलिए पढ़ा है कि आपको थोड़ा सा समय इसलिए देते हैं क्योंकि ये आपसे प्रश्न तो बनवाना है ना। तो यदि आप प्रश्न जो कुछ कुछ छात्र होते हैं प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन पे है, तो बनाने इसलिए रुकना पड़ता है, ठीक है, कि क्या होती है नहीं होती है, आंसर इसलिए रुकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप जितना बोलेंगे फास्ट, तो आज थोड़ा स्लो यदि कहेंगे तो आप इससे भी फास्ट चलेंगे, तो पूरी तरह से फास्ट चलेंगे, आंसर कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं ड्यूट्रियम, क्या कहते हैं, बातचीत करेंगे कम, काम करते हैं ज्यादा, ठीक है। ड्यूट्रियम आपको द्रव्यमान संख्या जो है, आपको परमाणु जो संख्या होती है क्या होती है, ये आपको पढ़े होंगे क्या होती है, आपको परमाणु संख्या आपको 2 देखने को मिलता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या क्या होती है, यहाँ पे 2 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या ना, परमाणु संख्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको H1 का जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ड्यूट्रियम, आपको पता होगा। ये द्रव्यमान पूछ रहा है, सॉरी, आपको परमाणु संख्या बोल रहे हैं, यहाँ द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या जो क्या होता है आपको ड्यूट्रियम का, आपको भारी जल का जो होता है आपको 2 होता है। परमाणु संख्या आपको, परमाणु क्यों बार बार आ रहा है दिमाग में, ये द्रव्यमान संख्या, ठीक है, क्या होती है आपको 2 देखने को मिलता है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा हम समय है कम, तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं, प्रश्न जल्दी से समाप्त कर देते हैं। आ जाते हैं आपको, सभी अम्ल और धातुओं के साथ जो है अभिक्रिया करके जो है गैस उत्पन्न करते हैं। अब देखिए आपके लिए क्या है कि सभी आपको अम्ल और धातुओं के साथ जो अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं, तो ये भी आपको बताना होगा। हम बिहार पुलिस देंगे, बिल्कुल। देखिए आपका अब कमेंट भी देखना पड़ता है और इधर प्रश्न भी देखना पड़ रहा है, ठीक है, और दोनों बातें देखना पड़ रहा है, तो दोनों थोड़ा सा क्या कहते हैं समय, अब ध्यान आपका बोलिएगा कमेंट नहीं देखेंगे, तो ये भी बात आप कहिए कि कमेंट नहीं देखते हैं। कमेंट मेरे सामने में स्क्रीनिंग पे आगे में कमेंट है, और कमेंट क्या कहते हैं, आप जो बीपीएससी क्लब से लिख रहे हैं कि हम बिहार का, तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल एकदम बिहार क्या कह सकते हैं कि केवल बिहार दरोगा के लिए है या मद्य निषेध वाले के लिए है। मद्य निषेध आपको आने वाले दिनों में एग्जाम होगा तो उसके लिए भी फायदामंद करेगा, ठीक है, और बिहार दरोगा तो फायदा करेगा ही, ठीक है। और ये आपका रिवीजन क्लास, ऐसा नहीं कि एकदम फाउंडेशन नहीं है, और यहाँ पूरी तरह से विस्तार इसलिए नहीं बता कर रहे हैं कि समय लगेगा कम, ज्यादा हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, समय कम करना है, इसी वजह से जो है ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं, केवल आपको आंसर बनवा रहे हैं जो, क्योंकि आपसे जो रिवीजन है, क्योंकि समय अब कम है ना, तो जब समय कम है तो रिवीजन हम लोग को केवल करके निकलना होगा, ठीक है। चले यहाँ पर प्रश्न ले जल्दी से, कि सभी जो अम्ल आपको धातुओं के साथ अभिक्रिया करके किस गैस आपको करके जो गैस उत्पन्न करता है, तो ये सीधी सी बात है हाइड्रोजन। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बनेगा, ठीक ना। आ जाए अगले प्रश्न पर आ जाए, और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है, कौन सा प्रश्न देखने को मिल रहा है, कितना नंबर प्रश्न हो चुका है, 46 नंबर, 47 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 47 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न आज थोड़ा सा हमको खोजना पड़ रहा है, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है 47 नंबर प्रश्न और 47 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए आ चुका होगा, और ये प्रश्न आप लोग क्या वही प्रश्न दे दिया क्या, नहीं, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन क्या कहते हैं लगभग सेम आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में से जो कौन सी गैस आपको धातुओं के तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कराने पर जो प्राप्त, अभी सेम है, सेम जस्ट तनु करके जो अभिक्रिया है, तो ये आपको आंसर बनेगा, कौन सा बनेगा, ये हाइड्रोजन ही बनेगा, आंसर आपको हाइड्रोजन ही बनेगा। जस्ट वही प्रश्न को एक तरह से कह सकते हैं कि दोहरा दिया गया है। 48 नंबर प्रश्न पर आते हैं, और 48 नंबर प्रश्न जो आपको आपके लिए है कौन सा है, कि जब आपको, चलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन, चलिए ठीक है, तो यहां पर जो है जब एक जस्ता धातु के टुकड़े का जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है रखा जाता है तो गैस उत्पन्न करता है। तो ये आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से आपको क्या है, जब, चलिए निम्नलिखित है, जब आपको एक जस्ता है, तो जब आपको एक जस्ता है क्या कहते हैं, एक टुकड़े जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न होती है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और आपको कार्बन डाइऑक्साइड, या आपको कौन सा क्या कहते हैं, ये ऑक्सीजन है। तो आंसर आपका कौन सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप जल्दी से। तो आंसर आपका बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, सभी का आपका आंसर जा रहा है हाइड्रो, यहाँ पर कौन सा जाएगा, आपको हाइड्रोजन ही जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक ना, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक आपको अम्लों में जो रखा जाएगा, सीधी सी बात है, गैस जो बनता हुआ दिखाई पड़ता है आपको हाइड्रोजन ही, ठीक है, कौन सा, आपको हाइड्रोजन ही, गैस आपको देखेगा हाइड्रोजन ही देखने को मिल रहा है। चलें अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए जो प्रश्न देखने को मिल रहा है कौन सा, आपको 49 नंबर का प्रश्न है, और 49 नंबर का हम लोग करीब आ चुके हैं ना, और करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो प्रश्न रखेंगे यहीं तक रखेंगे, कि क्यों, और यही आपका लास्ट प्रश्न आज के लिए होगा, ठीक है। केवल आपको धातुएं ही जो है पानी से, क्या है, धातुएं ही जो आपको हाइड्रोजन को जो विस्थापित कर सकती है, केवल वे धातुएं ही पानी से आपको हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है
जो हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन के ऊपर या नीचे, या आपको धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो आंसर आपको धातुएं से आपको देखने को, हाइड्रोजन से जो ऊपर आपको देखने को मिलता है धातुएं, एसिड या पानी की अभिक्रिया से हाइड्रोजन को क्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं, विस्थापित, क्योंकि ये क्या होती है, हाइड्रोजन को क्या सकता है, हाइड्रोजन से ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ये क्या हाइड्रोजन के ऊपर देखने को मिलता है। क्या होता है आपको आंसर बी नंबर आपको आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, हाइड्रोजन के क्या होगा आपको ऊपर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हम यहां पर रखेंगे आपको विस्थापित या हाइड्रोजन से ज्यादा कर सकते हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये धातुएं क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसी वजह से ये हाइड्रोजन के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक ना, तो आंसर 50 नंबर का प्रश्न नहीं दिया गया, 50 प्रश्न जो है आपको रिवीजन था, मतलब दोहरा के दे दिया गया, तो इसलिए उसको हटा दिया गया था। तो आंसर हम रखते हैं यहीं तक रखेंगे, और सभी से मुलाकात होगी फिर से कल के क्लास में मुलाकात होगी। और फास्ट आप लोगों का कहना कि फास्ट थोड़ा करना है, तो बिल्कुल फास्ट कर देंगे, है ना। तो फास्ट समय इसलिए थोड़ा सा दे रहे थे क्योंकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग साथ साथ बनाते रहना, है ना। तो रखते हैं क्लास यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में फिर से मिलेंगे, और आप लोग जुड़े रहेंगे, और साथ साथ आप लोगों का बनाने का आपका प्रयास बिल्कुल सही था, और साथ साथ जो बनाए हैं कुछ कुछ जो नाम ले रहे हैं, फिर से आपको नाम एक बार ले लेते हैं, अंत में जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ठीक है, राजा कुमार बिल्कुल क्या कहते हैं, आप जो हद तक आंसर आपको जो है सही आपका आंसर रहा है, और एक दो प्रश्न ही आपका गलत था, तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो प्रश्न चलता है, लेकिन बहुत हद तक आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। और पावर क्लब जी, ठीक है, क्लास क्या कहते हैं ठीक रहा तो आपको अच्छी बात है। ठीक है, और क्या कहते हैं मिलते हैं, फिर से मिलेंगे, कल के क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, और जो मैसेज है, किनका मैसेज है देख लेते हैं। आप जो जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए, वो सभी का मैसेज, सभी का नाम लेने का प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का नाम लेने, जो नाम छूट चुका है, यदि हो सकता है बीच में बहुत सारा नाम यदि आता है उसका नाम नहीं लिए हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर से नाम लेंगे, है ना। मिले कल के क्लास में, ओके, बाय बाय।